फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन आपको दिख रहा है इस समय बाजारों में। बैंक्स की है शानदार आउट परफॉर्मेंस, निफ्टी भी है 100 अंक ऊपर और ग्लोबल मार्केट से आ रहा है सपोर्ट। तो एक्साइटिंग 1.5 घंटा होना चाहिए ये ट्रेड का। अनिल जी से जानेंगे इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो सर, सबसे पहले बताइए इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या हैं? दीप, बड़ी बातों में तो सब कुछ बड़ा है। तेजी भी बढ़ी है, एक्शन भी बढ़ा है और मार्केट सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं, ये साफ नजर आ रहा है। निफ्टी दिन की ऊंचाइयों पर है 11,475 के करीब। आज का तीसरा टारगेट निफ्टी का जो 11,490 का था, एग्जैक्टली उसके नजदीक पहुंचा है, 11,486 का हाई बनाता हुआ। बैंक और फाइनेंशियल शेयरों ने बाजार में भरा है जोश। यहाँ पर तेजी जबरदस्त होती हुई दिख रही है। 22,800 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी। केमिकल शेयरों में आज शानदार खरीदारी। जी बिजनेस की एक के बाद एक 3 दमदार एक्सक्लूसिव खबरें आती हुई दिखी केमिकल शेयरों को लेकर, और उनके दम पर आप पूरा सेक्टर देखिए तेज दौड़ लगाता हुआ है। एचडीएफसी ग्रुप के सभी शेयरों में 1 से 3% तक की मजबूती है। यूरोप के बाजार 1.5% की जबरदस्त उछाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स 250 अंकों का दमदार उछाल दिखाकर बड़े गैप के साथ खुलने की तैयारी अमेरिकी बाजारों की होती दिख रही है। तो दुनिया भर के बाजारों से चौतरफा खरीदारी के संकेत आपको इस वक्त नजर आएंगे। दीप, बिल्कुल, और चौतरफा खरीदारी अनिल जी भारतीय बाजारों में दिख रही। कुछ सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बट लार्जली एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। आज सुबह की शुरुआत 2 अच्छी खबरों से हुई है और वहां से बाजार ने अच्छी रफ्तार भी पकड़ी हुई है। आपकी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी तो सर सुपर हिट रही, जो आपने कहा था 585 के लेवल्स पर खरीदने के लिए सारे टारगेट्स भी आ गए। अब बताइए सर, किस तरह का एक्शन देख रहे हैं आखिरी 1.5 घंटे के लिए? क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? रहनी चाहिए दीप। कोई खास ऐसी वजह है नहीं कि बड़ा करेक्शन दिखे इस वक्त, और अगर दिखेगा तो उसके लिए हम खरीदारी करने के लिए तैयार हैं। हाँ, 22,900 23,000 के टारगेट हमने बैंक निफ्टी पर दिए थे। मुझे लगा कि शायद वो कल तक आते हुए दिखे, लेकिन बाजार की रफ्तार और स्पेशली बैंक निफ्टी पर रफ्तार कहीं ज़्यादा है। निफ्टी 1% से नीचे बढ़ा हुआ है, लेकिन 1% से ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, 1% बढ़ा हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए 2.25% मजबूत है। तो ये एक बड़ी तेजी के साथ खरीदारी होती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी में आपको याद होगा सुबह हमने जो खरीदारी की राय दी थी वो एकदम सही सटीक होती दिखी है। सबसे बड़ी बात है जिस स्पीड से बैंक निफ्टी बढ़ा है और 22,500 के ऊपर जो एक ब्रेकआउट हमें चाहिए था वो ब्रेकआउट मिला है, और उस ब्रेकआउट मिलने के बाद जो बाजार भागे हैं वो जबरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बाजारों में रुझान तेजी का है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ रहना चाहिए। थोड़ी देर में मैं आपके सामने डेटा का विश्लेषण करूंगा। बैंक निफ्टी तो अपना काम करता हुआ दिख ही रहा है दीप, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब निफ्टी को अपना काम करने की जरूरत है और किसी भी वक्त आप निफ्टी में भी एक्शन भरपूर आते हुए देख सकते हैं। तो निफ्टी में भी एक्शन आने की पूरी तैयारी आपको नजर आ रही है। तो थोड़ी देर में मैं उसके बारे में विस्तार से बातचीत करूंगा। तब तक भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और आइए उनसे लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स और उसके बाद आगे करते हैं बात। आइए भसीन साहब के लिए बिगुल। भसीन साहब, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो एक बार आपसे अपडेट ले लें और उसके बाद आपकी फ्रेश कॉल्स बताएं सर। तो वही अनिल जी, जैसे आपने कहा लास्ट वीक हमने कहा था बैंक निफ्टी विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। 23,000-23,500 मुझे दिख रहा है और वो अब लग ही रहा है 23,000 आज एक ही दिन में 500 पॉइंट। तो बैंक्स आर क्लियरली द प्रेफरेंस स्टॉक, और हमने आपको लास्ट वीक भी सारा बैंक्स दिए। आज भी चोला फाइनेंस मैंने जो आज फिर दिया है वो मैंने फ्राइडे को भी दिया था 27 पे, आज 32.5 हिट हो गया, वहां बुक कर लीजिए। जो शॉर्ट कॉल आपको रिलायंस टाटा और एलएनटी में थी वो भी दोनों चली है। टाटा स्टील में हमें भी शॉर्ट का बोल रखा है। वो मेटल्स आई थिंक आर एक्सट्रीमली वीक और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी बिकॉज द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। अब आप कहें तो 2 कॉल सर, 2 बाइज हैं और 1 सेल है। जी सर, बताएं तीनों कॉल्स। आज के पहले शुरुआत करते हैं खरीदारी वाले सौदों से। हाँ, तो खरीदारी में सर मेरा मनपसंद शेयर आईडीएफसी फर्स्ट 31.5 का भाव है। इसमें 30 रुपए 65 पैसे का स्टॉप लॉस, 38 से 40 का टारगेट। ये 40 मैंने पहले भी दिया था, आपको याद है 17, 18, 22, 24, 25 और 32 है। मेरे को लगता है 38 और 40 इसमें सितंबर एंड तक जरूर आएंगे। तो ये एक फंडामेंटल कॉल भी हो गई, और जिन्होंने ट्रेड करना है वो 37-38 में प्रॉफिट बुक करें। इसके साथ बाय है मेरा मनपसंद, जो सबसे बढ़िया कंजम्पशन के रिजल्ट थे, डाबर 489.5 to 490 का भाव है। इसमें लीजिए 483.50 का स्टॉप लॉस, 520। ये रिजल्ट के पास गया था 519 रुपए, मुझे लगता है 520 का टारगेट वापस आएगा। दिस इज द बेस्ट कंजम्पशन प्ले विच यू हैव पैन इंडिया, एंड आई थिंक ये जो एवरेडी का इसने एक्विजिशन करेगा, दिस विल री रेट द कंपनी।
सेल में है सर हिंडाल्को 94.95 में बेचिए, 99 रुपीज का स्टॉप लॉस, 182 का टारगेट। आई थिंक कॉपर प्राइसेस आर फेयरली लो और मुझे लगता है हिंडाल्को में मेटल्स के साथ एक सेल ऑफ आएगा जो अगले 2 दिन में ऑलमोस्ट 8 to 10% आ सकता है। ओके, तो सामने हिंडाल्को में हेज करके चलें, खरीदारी करने की राय है 2 स्टॉक में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 31.50 पर लीजिए, 31.5, 30 रुपए 65 पैसे, 30.65 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 38 और 40, 38 एंड 40 ये 2 टारगेट। डाबर खरीदे 489.5 490 की रेंज में, 490 के आसपास, 483.5 483 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 520 520 का टारगेट। हिंडाल्को शॉर्ट करें 194 195 के आसपास, 194 195 के आसपास, और 199 का लगाएं आप स्टॉप लॉस, 199 का, 182 के टारगेट के लिए हिंडाल्को में बिकवाली करने की राय है बसीन साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक 45 मिनट बाद आपसे होगी फिर मुलाकात, 2:50 पर लेंगे आपसे आपकी बेहतरीन बीटीएसटी पिक्स भी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। आइए अब आगे बढ़ते हैं वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। वागले साहब नमस्कार, बताइए सर, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल आपके लिए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरा बाय कॉल है बजाज फिनांस पे, जिसमें एक बड़ी वाली ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। ओपन इंटरेस्ट चौथे या 5वें नंबर पर है। जुबिलेंट में जो मॉर्निंग में पैरामीटर्स थे सिमिलर पैरामीटर्स है, 3484 3485 के करंट भाव से बाय करें। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा गिरेगा। मेरा 3445 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट 3600 का है, और ये 3510 के पार निकलेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। अभी भी अच्छा है, लेकिन 3510 अगर हो जाता है तो एग्रेसिवली और ऐड करें, बुक ना करें छोटे प्रॉफिट्स में। मेरे को 3580 to 3600 तक के लेवल्स कल या मे बी 1 से 2 दिन में दिखते हैं। ओके, हो जाएगा सर 3510। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए सिर्फ 3 और कॉल्स का, तब तक 3510 हो जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक सुमित जी का कॉल है, सचिन जी का कॉल है, राकेश कुणाल का चार्ट कॉर्नर है। इसी ऑर्डर में मैं आ रहा हूं आपके पास। आइए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, कॉन्सिडेंटली मेरा स्टॉक भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही है। मेरे को यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। सबसे बढ़िया बात, आज स्टॉक बहुत लंबे समय के बाद 200 डीएमए लेवल्स ब्रेक कर रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 35 रुपया पहला टारगेट, 38 रुपया ऊपर में दूसरा टारगेट। आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने जीएमआर इंफ्रा दिया था और जीएमआर इंफ्रा में 2 दिन के अंदर 15% का अपसाइड मूव देखने को मिला था। मेरे को लग रहा है वैसा का वैसा रेप्लिका मूव आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर यहां से देखने को मिलेगा। खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस 30 रुपया 50 पैसा, 30 रुपया 60 पैसे के आसपास लगाए। ऊपर में 35 रुपए का पहला टारगेट, 38 रुपए का दूसरा टारगेट। ये 2 लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। ओके, कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हमारा भी स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का ब्रेकआउट है इस बार, इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और वोडाफोन के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर काफी समय बाद साइमल्टेनियसली देखने को मिला है और आईडीएफसी एक बड़ा उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने विलुप्त होते हुए पिज्जा को पाने के लिए वागले साहब का साथ दिया था। और अनिल जी अब ये बिल्कुल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी यही होता हुआ दिख रहा है। इसमें भी देखिए जल्दी से चढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि 3190 के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाय करें। पहला टारगेट 34 रुपए 25 पैसे का, दूसरा टारगेट 35 रुपए 50 पैसे का होगा। तो 35 हाफ के टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमारी खरीदारी कराएं। ओके, तो कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी तीनों को पसंद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सचिन जी के लिए बिगुल, और सचिन जी भी कर रहे हैं अपनी पारी की शुरुआत। बताएं सचिन जी।
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर मैं संदीप सर के साथ हूँ। इनफैक्ट जिस तरीके से बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकआउट हो रहा है, मेरी भी वही सलाह है कि अराउंड 3630 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, जिस तरीके से ये ब्रेकआउट शेपअप हुआ है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं डिफर कर रहा हूँ, 3440 के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस चूज किया है। मुझे लग रहा है एक बेहतरीन तेजी देखी जा सकती है अगले कुछ दिनों में बजाज फाइनेंस में। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी क्रूशल लेवल ब्रेक होने के बाद जिस तरीके से मोमेंटम मिला है, वैसा ही कुछ मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा जा सकता है अगले कुछ दिनों में। तो इनिशियली फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 3630 का। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ये पैटर्न है, मुझे लग रहा है पोजिशनली 3740 तक भी ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स में। 3440 का होगा स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट होगा 3640 का। ओके, नज़र रखिए बजाज फाइनेंस और आईडीएफसी फर्स्ट, ये दोनों स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं इस समय। और ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले में सुनवाई है, तो वोडाफोन, आईडीएफसी फर्स्ट और बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज और बैंक्स भी इस पर फोकस में रहेंगे। पर और क्या क्या फोकस में है मार्केट्स में, चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे अहम इवेंट्स और खबरों वाले स्टॉक्स जो एक्शन में हैं इस समय। मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही संदीप भी हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए कुछ अहम इवेंट्स क्या हैं? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ढेर सारे हैं, शुरुआत नतीजों से ही करेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों का वायदा बाजार में आज इंतजार है। इसके अलावा अभी अभी आपने जिक्र किया एजीआर बकाया मामले पर किसी भी वक्त अब सुनवाई शुरू हो सकती है। एमपीएस के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है 600 रुपये प्रति शेयर पर 5,66,000 शेयरों के बायबैक को मंजूरी मिलती दिखी है और 34 करोड़ इस बायबैक पर खर्च करने की कंपनी की योजना है। ऑटोलाइन इंडस्ट्री आज बोर्ड बैठक है, प्रेफरेंस शेयर जारी करने पर कंपनी का बोर्ड सोच विचार करेगा। कल की अगर बात करें कैश स्पेस की कंपनियां फिलिप्स, कार्बन, इरकॉन इंटरनेशनल, कैनफिन होम्स, अतुल ऑटो जैसी कंपनी के नंबर्स आते दिखेंगे। इसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू कल खुलने जा रहा है। 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा। इशू प्राइस 250 रुपये प्रति शेयर और 250 करोड़ जुटाने की योजना है। सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर कल खुलेगा। 25 अगस्त से 7 सितंबर तक ये ओपन ऑफर खुला रहेगा और साथ ही 86 रुपये प्रति शेयर के दाम पर करीब 6 करोड़ 40 लाख शेयर के लिए ओपन ऑफर लाने की योजना है। एमएनएम फाइनेंस राइट इशू के शेयर जो है वो शेयर धारकों के अकाउंट में क्रेडिट होते हुए कल तक दिख जाएंगे। इंडसइंड बैंक की कल एक ईजीएम होने जा रही है और साथ ही टाटा मोटर्स की कल एजीएम होगी। एचजी इंफ्रा की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। साथ ही वाटिक वबाक प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। डीपीआईआईटी की रॉयल्टी पेमेंट्स पर इंटर मिनिस्टेरियल बैठक होने जा रही है। कॉमर्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और आरबीआई के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही कल इंफ्रा सेक्टर के लिए भी एक बूस्ट और बड़ी इवेंट है, क्योंकि नितिन गडकरी कल के दिन मध्य प्रदेश में 35 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और अंत में बुधवार यानी कि 26 अगस्त के दिन वायदा बाजार में आईजीएल के नंबर्स, वहीं कैश में जिलेट, जीएमडीसी, स्टार पेपर मिल्स जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। भरपूर एक्शन पैक्ड इवेंट वीक है हमारे सामने, नजर रखेंगे। आइए कुछ और ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं जो आज खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं मार्केट्स खुलने के बाद। संदीप हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून संदीप। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए आज ज़्यादा एक्सक्लूसिव खबरों का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। इनफैक्ट सरलाइट टेक एक स्टॉक है, आप देखिए हमारे जो संवाददाता हैं चेतन भूटानी, उन्होंने खबर दी थी एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर है, वहाँ पर 10% सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। खास तौर पे जो चाइना से इंपोर्ट होने वाले ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वहाँ पे 10% ड्यूटी की बात उन्होंने हमें बताई थी, ताकि घरेलू जो इंडस्ट्री है उसको राहत मिल सके। और आप देखिए साफ तौर पे जो राहत है वो आपको स्टॉक प्राइस में नजर आएगी भी। सरलाइट टेक का स्टॉक आप देखिए 16% के आसपास की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव खबर एक और थी हमारी कि सरकार सोडा ऐश इंपोर्ट पर भी ड्यूटी लगा सकती है। यूएस और साथ ही साथ टर्की से जो आने वाला सोडा ऐश है जो उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जा सकती है। इस पर वाणिज्य मंत्रालय ने सिफारिश की है ड्यूटी लगाने की। यूएस के जो इंपोर्ट है वहाँ पे $275 प्रति मीट्रिक टन के आसपास की ड्यूटी लग सकती है और टर्की से जो इंपोर्ट आते हैं उसमें आप देखें तो $266 के आसपास की जो ड्यूटी है वो लगाई जा सकती है। डीसीडब्ल्यू और जीएससीएल दो ऐसी कंपनियां जिन्होंने शिकायत करी है और उसको ध्यान में रखते हो सकता है कि ड्यूटी लगाने का फैसला लिया जाए और इन दोनों स्टॉक्स में भी आप देखिए जमकर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एप्कोटेक्स और साथ ही साथ नोसिल, इन पे भी नजर रखिए।
एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन, ये वही रबर है जिसपे अभी फिलहाल जो ग्लव्स बनते हैं हम पहनते हैं कोविड के दौरान, ये वो वाली रबर है जिस पर जो ड्यूटी है उसको 3 महीने बढ़ाया गया है। सरकार ने 2015 में 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई थी। अब जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। ड्यूटी $61 प्रति मेट्रिक टन से लेकर $85 प्रति मेट्रिक टन रहेगी। उसका इम्पैक्ट जो है एप्कोटेक्स और साथ ही साथ नॉसिल जो कि ये रबर सप्लाई करती हैं उनमें आज साफ तौर पर देखने को मिला है। कुछ ब्लॉक डील्स की बात करें तो आज कमिंस इंडिया करीब 9.25 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, ₹472.50 प्रति शेयर पर। और एनटीपीसी जो कि अपना रन कंटिन्यू कर रहा है उसमें आप देखिए 34.5 लाख शेयरों के आसपास का सौदा हुआ है, ₹105 प्रति शेयर के आसपास। ओके, कई सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं और ऑफ कोर्स जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबरें रही हैं वहां पर देखिए शानदार स्टॉक रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट से कुछ इन स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, पर जल्दी से अब बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए उनके सुपरहिट शेयर्स का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 45.5 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर डीवीआर। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर डीवीआर। टाटा मोटर डीवीआर के अंदर लास्ट 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। 70 लाख शेयर्स के आसपास का करीब का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। जिस तरह का मोमेंटम और जिस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि टाटा मोटर डीवीआर यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव देने को तैयार है। 8 से 10% का यहां से ऊपर में इमीडिएट टारगेट होगा और मेरे को लगता है शायद ये मूव 15% तक ऊपर में जाएगा। यानी पहला टारगेट होगा 49 का और 49 का लेवल ब्रेक होने पे ये स्टॉक अपना 200 डीएमए टेस्ट करेगा जो कि 52 रुपए के आसपास का होगा। इसी हफ्ते में ये स्टॉक के अंदर ऐसा मूव देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने भी खरीदारी करी है पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके चले क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा मूव देखने को मिल रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 43 रुपए 25 पैसे का, ऊपर में टारगेट 49 और 52, ये 2 लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं इसी हफ्ते में। 43.25 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, 43 रुपये 25 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स डीवीआर खरीदा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, इसलिए नहीं कि आपने टाटा मोटर्स डीवीआर रिकमेंड किया, इसलिए कि आपने याद दिलाया कि टाटा मोटर्स डीवीआर अभी भी लिस्टेड है। नहीं तो जब से बेचारा वायदा कारोबार से बाहर निकला उसके बाद से हम भूल ही गए कि ये इस नाम का कोई शेयर भी लिस्टेड है। बड़े लंबे समय के बाद किसी की रहमो करम वो नज़र पड़ी है जिसके चलते आज टाटा मोटर्स डीवीआर में एक्शन है। चलिए, बाजार मजबूत एक्शन में है। 11,475 निफ्टी दिन के हाई पॉइंट के आसपास, बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट के आसपास 22,830 पर। और दीप डेटा इतने इंटरेस्टिंग बने हैं, अरे मजा आ जाएगा। मैं अभी आपको, और हो सकता है मैं आज है ना 3:30 वाली स्ट्रेटेजी के लिए ज़्यादा लंबा वक्त न लगाऊं। डेटा मेरे रेडी हो चुके हैं, किसी भी वक्त में कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले आशु सर का करते हैं स्वागत, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशु सर स्वागत है आपका भी। एक राय पहले आपके बाजार पर और साथ ही आप जो भी अपडेट देना चाहें दोनों बताएं सर। अनिल जी देखिए, बाजार बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से चल रहा है कि जो उसकी पार्टिसिपेशन है, मतलब आधे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन में है और आधे स्टॉक ऐसे हैं जो मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स न्यू हाई पे न्यू हाई बनाया जा रहा है। तो इंडेक्स में तो अनिल जी कोई ऐसा कुछ खास व्यू नहीं है, अभी भी लगता है कि जो पॉजिटिविटी है बनी रहेगी और उन स्टॉक से रहेगी कि जिसका पार्टिसिपेशन मतलब पब्लिक के पास कम होगा, और जो पब्लिक के पास होगा वो रोकेंगे। जिसमें आपने देखा कि हमने पिछले 4-5 दिन में बात की कि भारतीय नीचे की तरफ है, बीपीसीएल है, कुछ बैंक्स भी हैं और कुछ फार्मा स्टॉक्स भी हैं जो रुके हुए हैं। बट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और वो स्टॉक्स ऐसे इंटरेस्टिंग रहेंगे कि कुछ ना कुछ मार्केट को पार्टिसिपेट करवा के ऊपर की तरफ रखेंगे। अनिल जी, अभी मेरी एक बाय कॉल है। एक अपडेट में था कि पिछले 2 दिन पहले अनिल जी इंडसइंड बैंक दिया था 529.30 पे ही दिया था, थोड़ा नीचे आया था, वापस 29.30 आ गया। तो ये बैंक्स में है ना अनिल जी, आरबीएल, इंडस, ये सब में एक ट्रैक्शन दिख रहा है कि ये अब एक अगली ऊंचाई की तरफ वेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पुराने मतलब उस तरह के लेगार्ड्स रहे हैं तो इसमें डर लगता है लोगों को लेने में। बट मुझे लगता है कि इस डर के आगे जीत रहेगी तो ये लेना चाहिए। तो इसी कड़ी में अनिल जी एक बैंक जो नया लेना है, जिसमें मैं पिछले दिनों में मतलब पोस्ट दैट डील मंदी में था और ऊपर से भी मंदी में था, मुझे लगता है कि अनिल जी अब कंसोलिडेशन हो रही है बंधन बैंक में। तो अनिल जी बंधन बैंक में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया और इसी भाव पे किया है 295 296 पे। अनिल जी ये पोजिशनल लेना है,
इस एक्सपायरी में मैं फिर कैवेट दे रहा हूं कि इस एक्सपायरी में अभी भी बंधन ओवरबॉट वाला है, क्योंकि वो 315 की डील इसी एक्सपायरी में हुई थी, उसके नीचे है। बट अनिल जी मुझे लगता है 285, 90, 95 में कंसोलिडेट हो गया, इसको 295, 96 पे लेना चाहिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस अनिल जी, पोजिशनल टारगेट अगली एक्सपायरी तक का 350 रुपए है। बीच में स्पर्ट भी आ सकता है इसके अंदर, वो स्पर्ट आ जाए तो अच्छा है, हमारे फेवर में रहेगा, नहीं भी आएगा तो मुझे लगता है अनिल जी 10 रुपए के स्टॉप लॉस से बंधन बैंक को लॉन्ग करना चाहिए। ओके, बंधन बैंक 10 रुपए की रिस्क है, 285 का स्टॉप लॉस लगाकर 350 तक के टारगेट के लिए अगली सीरीज के लिए करें खरीदारी। बीच बीच में जब भी ऊपर जाए तो या तो प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस को आप ऊपर की तरफ सरकाते चले, ये ज़्यादा ठीक होगा आपके लिए। तो ये आपके लिए खरीदारी करने की राय बंधन बैंक की तरफ के लिए आती हुई दिख रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा। BTST का कॉल है सचिन जी की तरफ से, सचिन जी के लिए भी गुल। बनाए सचिन जी। जी यहाँ पर अच्छा रुझान नजर आ रहा है एक्सिस बैंक पे, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक फॉलो थ्रू बाइंग हो रही है। कल के सत्र में एक स्पिनिंग टॉप था और जिस तरीके से 450 ये पर्टिकुलर लेवल अभी अटेम्प्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्लेस्ड है, एक काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस दूंगा अराउंड 444 का, जहाँ पर आपको ये लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 448 का भाव है फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा है 450 ये लेवल ब्रेक होने के बाद जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक में, वो लगभग अराउंड 470 475 के आसपास का ही है। तो एक बड़े ब्रेकआउट टारगेट के लिए यहाँ पर स्टॉक पोजीशन है। जिस तरीके से यहाँ पर इसके एवरेजेस कन्वर्ज हुए थे, मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज के बाद ये मोमेंटम बनने वाला है, तो काफ़ी बड़ी अप मूव आ सकती है। तो 470 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए एक्सिस बैंक में 444 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 444 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक में करें खरीदारी। अभी थोड़ी देर पहले एक्सिस बैंक खरीदारी करने की राय आपको वसीम साहब भी देकर गए थे। इंगरसोल रैंड इस बीच इस कंपनी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी और दिल के करीब है कुणाल जी के। आय 191 करोड़ से सिर्फ एक ही डिजिट घटी है, एक वाली आगे की रह गई 92 करोड़, मतलब 100 करोड़ घट गई है। 92 की 192 से 92 रह गई। मुनाफा 19 से 8 करोड़, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक है मजबूत, क्योंकि उम्मीद सबको है, सबको पता है कि ये क्वार्टर है बेहद खराब। कुणाल जी चार्ट तैयार है आपके 647 पर इंगरसोल रैंड। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी मेरी राय नहीं है, ये निवेश लायक शेयर है। लेकिन अच्छी बात अनिल जी है कि 640 पर एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता 640 के नीचे ये जाएगा, और ऊपर उछाल में 670 675 के लेवल्स बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तो मेरी राय में अनिल जी, जिनके पास भी निवेश है बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। बहुत टाइट स्टॉप लॉस रख लें 638 का। ऊपर मुझे लगता है 670 675 के लेवल्स आपको जल्द आते हुए दिखेंगे। किरण जी, बजाज फाइनेंस तो आपके हाथ से निकल गया, मतलब सब टूट पड़े। शो शुरू होते ही वागले साहब ने पहले बिगुल बजाने की रिक्वेस्ट की, उसके बाद कुणाल जी, राकेश जी, सबको पसंद आ गया, माफ़ कीजिएगा सचिन जी को। अब आपके पास ऑप्शन एक ही बचा है बजाज फिनसर्व का, वो भी 2% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट 10% बढ़ा है। खरीदेंगे? अनिल जी, मेरा मानना है कि बजाज फाइनेंस पे ही ध्यान देना चाहिए, और मैं अभी आपको टेक्स्ट ही कर रहा था। बजाज फाइनेंस के लिए बिल्कुल इमीडिएटली बाय करने की सलाह है। जिस तरीके से डेरिवेटिव डेटा चेंज होता नजर आ रहा है, ऑप्शन चेन डेटा इस महीने में बहुत अच्छी कवरिंग देखने को मिल रही है, और अगले महीने में एडिशन देखने को मिल रही है। तो रोल ओवर्स तो हो ही रहे हैं, और मेरे टारगेट्स काफी बड़े हैं। इसके लिए एक ही छोटी सी बाधा है अनिल जी, मुझे आज या कल के क्लोजिंग मुझे चाहिए 3560 के ऊपर के। अगर ये 3560 के ऊपर के क्लोजिंग मिलेंगे तो मेरा टारगेट 4000 का रहेगा, और इस ट्रेड के लिए पोजिशनली रहेगा, और इस ट्रेड के लिए 30 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3465 का। तो मेरा मानना है कि बाय बिल्कुल करना चाहिए। बजाज फिनसर्व का ब्रेकआउट थोड़ा सा दूर है, पर मेरा मानना है कि बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट दे चुका है, और मैं सिर्फ राह देख रहा था कि अगले महीने में एक्टिविटी बढ़ रही है क्या नहीं। अभी मुझे देखने को मिल रहा है कि अगले महीने में काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाय बन के चलेगा। आज की क्लोजिंग अनिल जी जो ध्यान से देखनी है 3560, अगर इसके ऊपर की आज या कल की क्लोजिंग मिलती है तो 4000 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब
3560 के ऊपर की क्लोजिंग आपको चाहिए। देखिए मैं ना थोड़ा आपने ज्यादा मांग लिया, मैं 3510 के ऊपर निकालने का वादा तो कर चुका हूं वागले साहब से। वागले साहब ने कहा कि 3510 के बाद मुझे कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त आएगा, तो मैंने वागले साहब को कहा चिंता मत करो, 3510 के पार निकल जाएगा, मुझे 4 कॉल्स बैक टू बैक लेने दो। 3507-8 तक तो पहुंचा दिया है, तो वागले साहब का 3510 में पहुंचा देता हूं। उसके बाद वागले साहब आपकी जिम्मेदारी है कि आप 3560 के ऊपर इसको क्लोज करवाएं। क्या ऐसा मैं आपको जिम्मेदारी दे सकता हूं वागले साहब? आप तैयार हैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए? अनिल जी बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे वो कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है। पहले तो किरण जी को बड़ा थैंक्स, क्योंकि वो जब डेरिवेटिव डेटा देखते हैं, जो जब वो सपोर्ट देते हैं, तो वाकई में 1 या 2 दिन में बड़ी मूव आती है, और उसमें आपका सपोर्ट है। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, अभी आप स्टॉप लॉस 3478 के आसपास करें तो आपकी रिस्क एक 5-10 रुपए की होगी, जो ना बराबर की है। और अभी टेंशन फ्री राइड करें 3560 और 3600। ओके और दीप, मेरा काम कंप्लीट हुआ। जो 22,923,000 के मैंने लेवल्स आज सुबह सुबह दिए थे, जब सुबह हमने बैंक निफ्टी पर बाय कॉल दिया, मुझे याद है, और बैंक निफ्टी पर हमारा बाय कॉल जो आया था 22,560 से 22,575 की रेंज में हमने बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पर बाय कॉल दिया था। मैंने कहा 22,923,000 इस एक्सपायरी के पहले पहले देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी आज के आज आ जाएंगे। 22,750 800 तक की मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है आज ही आ जाए जोश में, लेकिन 22,900 भी लगभग हासिल हुआ। 22,890 ऑल टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव। 23,000 का एक फॉर्मेलिटी के लिए है, वो भी आ जाएगा। और अब जिस तरह से बैंक निफ्टी ताकत दिखा रहा है, और उसी का फायदा आप देख रहे हैं फाइनेंस कंपनियों को भी मिल रहा है। अब लग रहा है दीप के 11,500 भी पार करने को तैयार है, और अगर आप चाहें तो एक बिगुल बजा दे तो हम 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर सकते हैं। डेटा मैंने आज जानबूझ के जल्दी तैयार कर लिया। जब इतने अच्छे अच्छे डेटा मिले ना, तो थोड़ा काम जल्दी कर लेने का और काम करने का जोश भी रहता है। तो आज सुबह भी डेटा काम आते हुए दिखे, अभी भी आएंगे, आप बिगुल बजाइए। बिल्कुल, आज कमाई का मौका टाइम से पहले ही आपको मिल रहा है। बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, आज ग्लोबल क्यूज का भी बहुत अच्छा सहारा है। फ्राइडे के बेहतरीन एक्शन के बाद आप देखिए अमेरिकी फ्यूचर्स भी इस समय अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 200 अंकों से ज्यादा ऊपर हैं इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर रखिए सर, 1% का उछाल है, तो दिग्गज आईटी शेयर्स में एक बार फिर से आज शाम को आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा यूरोप की काफी मजबूत शुरुआत हुई है, लगभग 2% की तेजी के साथ सारे के सारे यूरोप के बाजार इस समय ट्रेड कर रहे हैं। और एशिया में भी आज मजबूत ट्रेड रहा है। हैंगसेंग 0.25% ऊपर था। जापान में भी अच्छा ट्रेड था। चाइना भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। तो काफी मजबूत ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं सर। बताइए, अब तो आपके टारगेट्स आ गए, अब नेक्स्ट लेवल्स क्या हैं जो टारगेट करने चाहिए? नेक्स्ट लेवल के लिए दीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से 23,200 तक की ये यात्रा बनती है बैंक निफ्टी की, और वो ही मेरे ख्याल से जो हमने तेजी के बाद जो लेवल्स देखे थे, हाईएस्ट लेवल वही आते हुए दिखे थे 23,200 के आसपास के, जहां तक मुझे याद है। तो उस लिहाज से शायद वो लेवल के लिए अब आप यहाँ से 200 से 300 पॉइंट की जगह और बची है। एनीवे, पहले मैं एक बार निफ्टी पे आता हूँ दीप। अगर आप तैयार हैं, जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ वो तेजी करने वालों को बड़ा पसंद आएगा, और जो मंदी में है लोग, उनके लिए मतलब बहुत अच्छी खबर नहीं है। जो सुबह भी मैं आपको बता रहा था, अभी फिर से बताता हूँ। इस वक्त आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं 11,488 490 आज का हाईएस्ट पॉइंट है। 11,000 से 11,400 तक जो कॉल राइटर्स हैं उनकी संख्या है 70 लाख। 11,450 के 15 लाख और जोड़ दें, ये मिलाकर हो गए 85 लाख। तो कुल मिलाकर 85 लाख कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो इस वक्त रिस्क पर हैं। चलिए 11,450 वाले मान भी लेके एक बार चांस ले सकते हैं कि 30-40 पॉइंट नीचे आ जाएगा, लेकिन 11,400 तक वाले तो डेफिनेटली कॉल राइटर्स जो हैं रिस्क पर हैं, और उनकी संख्या है 70 लाख शेयर। 11,450 और 15 लाख जोड़ लीजिए 85 लाख। और अगर 11,500 पार कर लिया, अगर मगर क्या करेगा ही, तो अब आपके लिए 43 लाख शेयर, जो राउंड फिगर में आप 40 गिन लें, 1.25 करोड़ शेयर आपके ऐसे हैं जो शॉर्ट हो जाएंगे। तो उस लिहाज से 11,600 11,650 इसी एक्सपायरी के पहले निफ्टी वहां पर बढ़ने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार 11,500 पार करते ही निफ्टी में भी बेहद एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक उसी तरह की दीप जैसे आपने आज सुबह 22,500 के पार बैंक निफ्टी में देखी, जबकि बैंक निफ्टी में इतने शॉर्ट्स नहीं थे,
मुश्किल से 22-23 लाख शेयरों का शॉर्ट था, लेकिन उसके बावजूद इतना भागा है। और निफ्टी में अगर सोचिए 11,500 पर 1.25 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाते हैं तो वो शॉर्ट कवरिंग कितनी खतरनाक होगी। ये याद रहे, मंथली सीरीज है। मैं बहुत दिनों से बैंक निफ्टी पर, मुझे बैंक निफ्टी पर कॉल देने में मजा तब आता है जब बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का मूव एक साथ दे, तो वो मजा अलग है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। आज फॉर्चुनेटली बड़े दिनों बाद वो मूव पकड़ में आया कि, और मैंने समय नहीं लगाया, सुबह सुबह जल्दी से दे दिया, क्योंकि वो डेटा के साथ एक्सपायरी के वक्त और शॉर्ट कवरिंग का, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब आपको मिल जाए ना, तो 300-400 पॉइंट का मूव चुटकियों में आता हुआ दिखता है। तो आप देखिए सुबह वाला मूव यहाँ पर आता हुआ दिखता है। तो निफ्टी 11,500 के पार निकलने के बाद कोई भी कृपया करके शॉर्ट ना रहे, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखिए 22,700 तक आपके 28 लाख शेयर हैं। अब तो 22,800 भी पार कर लिया। इसमें मिलाकर देखेंगे तो 33 लाख शेयर हैं। अब बैंक निफ्टी में एक चीज़ जरूर दिख रही कि 23,000 के आसपास बैंक निफ्टी रुकना चाहिए। बैंक निफ्टी में आज के लिए यहाँ से 100 पॉइंट की ही जगह बची है। 22,900 पर 4 लाख शेयर हैं, तो ये समझ लें कि ब्रॉडली 35 लाख शेयर शॉर्ट हैं। इसमें 33-35 लाख शेयर शॉर्ट हैं और 12 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 23,000 के कॉल्स पर है, तो वो हल्की रुकावट का लेवल है। अब बैंक निफ्टी में हम तेजी तब करेंगे जब 23,000 पार होगा या 22,650 22,700 के आसपास फिर आएगा। अब मैं बैंक निफ्टी यहाँ पर नहीं लूंगा और मेरी राय ये होगी कि अगर आपने सुबह का लिया है या तो प्रॉफिट बुक कर ले या स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। 100 पॉइंट ऊपर के छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि ये नहीं जा सकता, अभी भी दम बहुत है। 33 लाख शेयर शॉर्ट बैंक निफ्टी में कम नहीं होते जो 23,000 के ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन वो ले जाएंगे तब हम 23,000 के ऊपर। लाख शेयर शॉर्ट बैंक निफ्टी में कम नहीं होते जो 23,000 के ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन वो ले जाएंगे तब हम 23,000 के ऊपर फिर से पकड़ेंगे, फिर हम 300-500 पॉइंट के लिए मजे करेंगे। लेकिन अभी एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं चाहे तो, या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। तो अब मेरा फोकस है ना डीप निफ्टी पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी से अब मैं निफ्टी की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूं और निफ्टी पे किसी भी वक्त मेरा बड़ा बाय कॉल आने की तैयारी में, उसके लिए आप अगले 1 घंटे के लिए तैयार रहें। जी दीप। चलिए अनिल जी, इंतजार करते हैं। सुबह जो आपने बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी दी थी वो तो सुपर हिट रही, अब जो निफ्टी पर व्यू आएगा उसका भी वेट करेंगे। फिलहाल इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी पर खरीदारी नहीं करिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, बट जरूर निफ्टी 11,500 के ऊपर आपको बेहतरीन तेजी दिखा सकता है। 27 फरवरी के बाद है जब आज आपने नया इंट्राडे हाई छुआ है। 27 फरवरी के बाद आप इस लेवल पर हैं और देखेंगे कि 11,500 फाइनली ब्रेक करता है या नहीं निफ्टी, पर इंतजार रहेगा। तब तक देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको बेहतरीन एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहाँ पर ही अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है, और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कई और स्टॉक्स फोकस में है। जी सर। बिल्कुल दीप, माफ कीजिएगा, बीच में आपको बुलाया, उसके बुलाने की वजह है कि कुणाल जी और राकेश जी बड़ी स्पेशल पिक देना चाहते हैं, और कुणाल जी राकेश जी तो स्पेशल पिक देना चाहते हैं, और स्पेशल पिक देने के लिए जाने माने जाते हैं किरण जी भी, वो भी देना चाहते हैं। अब तीनों देना चाहते हैं, अब क्या करें, इसलिए इस चक्कर में आपको रोकना पड़ा। बिगुल, पहले किरण का कमाल, फिर कुणाल राकेश जी की स्पेशल पिक। समझ तो गए होंगे आप, तीनों का स्टॉक एक ही है और इसलिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले हैं किरण जी, एकदम फोटो फिनिश में। किरण जी, शुरुआत आप कीजिए। अनिल जी, बाय करने के चलना चाहिए इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे डबल टॉप का ब्रेकआउट दिला है और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ दिला है। मेरा मानना है कि अभी 435.36 का रेट है, 429 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। कल तक के लिए टारगेट्स 545 पहला और 549 दूसरा टारगेट। ओके, कुणाल जी, राकेश जी। ठीक है अनिल जी, स्टॉक को पहली बार हमने 510 512 के अराउंड पकड़ा था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के अराउंड, और आज एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट हुआ है बैंकिंग फ्लेवर के अंदर। और जिस तरीके का ब्रेकआउट है, ये स्टॉक 25-30 रुपए की तेजी दिखाने का दमखम रखता है इसी सीरीज के अंदर। तो इंडसइंड बैंक को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होकर एक ब्रेकआउट दे रहा है इंडसइंड बैंक में, तो एक क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। सारे बैंक स्टॉक्स एक एक करके तेजी दिखा रहे हैं, स्पेशली निजी बैंकों में तेजी है, तो यहां पर खरीद करके चले इंडसइंड। स्टॉप लॉस आपको रखना है 527 पर, 527 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 550 रुपए का 550, दूसरा टारगेट 563 563 रुपए का होगा। और अनिल जी, इस स्टॉक इस अनार के बीमार केवल हम तीनों ही नहीं हैं,
एक और साहब हैं, उनका नाम है आशु मदान, तो वो भी इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे। ओवर टू आशु जी। अनिल जी, मैंने तो अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कर दिया कि लेने के बाद 10-15 रुपए नीचे आया था, लेकिन उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अनिल जी, मैंने तो ओपनिंग में बोल दिया था कि लेने के बाद 10-15 रुपए नीचे भी आया था, बट उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अनिल जी, ये तीनों बैंक इंडसइंड, आरबीएल और बंधन, मुझे लगता है कि ऊपर जाएंगे, और सबसे ज्यादा इन तीनों में जो बेस्ट स्ट्रॉन्ग है वो इस वक्त इंडस है, क्योंकि सबसे पहले नीचे से जो वापस जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन था उसके बाद जो रिवर्सल आया है वो इंडसइंड में आया है। तो इन तीनों में भी बेस्ट पिक अनिल जी इंडसइंड बैंक की है। ये एक चीज बताइए, ये मतलब जब तेजी वाले कॉल देते तो आप देते तो हो, और आपके कॉल भी तेजी वाले भी सही पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ते हैं, वहां भी स्ट्राइक रेशियो परफेक्ट है, क्योंकि इनफैक्ट मैं कहता हूँ तेजी वाले और ज्यादा सही पड़ते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा आप सोच समझ के बहुत विचार करके देते हो। लेकिन आवाज आपकी ढीली क्यों रहती है तेजी वाले कॉल्स में, जबकि आपका स्ट्राइक रेशियो, सक्सेस रेशियो तेजी वाले कॉल में ज्यादा अच्छा है? नहीं अनिल जी, ढीली नहीं रहती। ऑल सेड एंड डन, मतलब आई विल कन्फेस इट इज नॉट बिकॉज ऑफ तेजी मंदी, बट राइट नाउ जो लेवल है अनिल जी वो ना कहीं डरा रहा है। जो मैंने आपको पिछले दिनों में बोला कि कोई एक ऐसा दिन आएगा कि जिसमें एक शार्प करेक्शन आएगी। अब वो एक्सपायरी से पहले आएगी, या कई बार एक्सपायरी में हर बार वेंसडे को करवा के थर्सडे को कर देते हैं। तो अनिल जी वो ना जो मन में भी कॉशियस स्टैंड चल रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेवल, और साथ साथ कई स्टॉक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन लगा आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा अनिल जी डर तो रहता ही है। क्योंकि मेरा अनिल जी बिल्कुल जो मोटो है, कम पैसा कमा लेंगे नहीं कमा लेंगे, द रिग्रेट ऑफ लूजिंग मनी इज मच हायर देन मेकिंग लेस मनी और नो मनी। सो अनिल जी उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टॉक इतनी तेजी में टॉप पे ना ले लें, तो इसलिए कभी कभी आवाज अनिल जी इसलिए ढीली रहती है। बट अनिल जी पार्टिसिपेट तो करना ही है सर। वो दिक्कत नहीं सर, पैसा कमाए नहीं कमाए, आप मतलब आवाज में दम रखो, और वैसे कहीं जहां भी आपको लगे कि आवाज में थोड़ी सी दम में कमी है, किसी वीकेंड पर आप आराम से बंसल जी के साथ बैठ जाओ, वो टेंशन ना लो, बंसल जी एकदम आवाज चुस्त दुरुस्त कर देंगे एकदम। इस बीच मैंने अपना काम कर दिया। वागले साहब, आप चाहें तो मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। 3510 के पार निकलकर टिका हुआ भी है बजाज फाइनेंस, यहाँ से और दौड़ लगाने को तैयार है। वैसे वाकई में आप धन्यवाद देना ही चाहते तो आपको किरण जी को देना चाहिए, क्योंकि किरण जी के लास्ट पुश से ये भागता हुआ नजर आया है, तो ये जोर से दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक कुणाल जी, बंसल जी, आज आप काम जो भागा है वो है जुबिलेंट फूड, 2110 का टारगेट। बंसल जी बधाइयाँ स्वीकार करें, अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं कुणाल जी को दे दूंगा। जुबिलेंट फूड का टारगेट हिट हुआ है 2110 का, आप स्वीकार कर रहे हैं? बधाई। बिल्कुल अनिल जी, मैं स्वीकार कर रहा हूं। और अनिल जी, मेरा एक पूरा मूड है आशु जी के बंधन बैंक, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक के मुकाबले में एक हिडन अनसीन बैंक अनिल जी, वो भी फ्रंटलाइन एफएनओ सेगमेंट का अनिल जी रेस में उतारने के लिए। तो वो रेस में आता है कि नहीं आता है अनिल जी, ये पता चलेगा 3 बजे के आसपास। तो सबसे यही कहना चाहूंगा, जुड़े रहें, चिपके रहें जी बिजनेस के साथ। अगर वो स्टॉक आता है तो वो अशोक लीलैंड जैसा भागेगा, सेम पैटर्न है जैसा अशोक लीलैंड का था 47-48 के स्तरों पर। ओके, तो ये 3 बजे आप बताएंगे सर, या पहले अगर आ गया तो भी 3 बजे बताएंगे? अनिल नहीं अनिल जी, देखिए पूरा विचार विमर्श चल रहा है अभी कुणाल जी से, 3 बजे के आसपास ही बताएंगे अनिल जी। अच्छा, कोई अगर सलाह की ज़रूरत हो, आपको लगता है कि हम में से कोई वैल्यू एडिशन कर सकता है आपके इसमें, तो हम बिना फीस के अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। बिल्कुल, आप कभी भी निसंकोच हमें संपर्क करें, हम बिना फीस के आपको सेवाएं दे देंगे। मतलब जिससे भी आप लेना चाहें, सुमित जी से लेकर वागले साहब से, आशुष जी, अच्छा मुझसे भी, मैंने तो हमेशा ही फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी आपको देता ही हूँ, तो ये भी आपके लिए तैयारी है। तो ओके सुमित जी, आपका टाइम चल रहा है, आपके सैटेलाइट किधर हैं? सैटेलाइट की तैयारी कीजिए सुमित जी। मतलब जो एक्शन कैश मार्केट में आपके लिए सुस्ती का समय कैसे है? मतलब विश्वेश जी से मिलने थे क्या वीकेंड पर? नहीं अनिल जी, बिल्कुल भी सुस्त नहीं है, एक के बाद एक स्टॉक्स बिल्कुल निकालेंगे। बस मैं ढूंढ रहा हूं, अच्छा वाला स्टॉक नजर में आने दीजिए, आते ही निकालेंगे। ओके, तब तक सचिन जी तैयार है बीटीएसटी के लिए, उनके लिए बिगुल। जी सर बताएं सचिन जी।
अनिल जी, यहाँ पर बजाज फिनसर्व में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम चेज करना चाहिए, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 6630 के आसपास मुझे लग रहा है वो लेवल अचीव हो जाना चाहिए। आज के सत्र में ही मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड जिस तरीके से यहाँ पर स्टॉक प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस के लिहाज से 6388 या 6385 एक लेवल होगा जिसके नीचे ये मोमेंटम फिजल आउट होगा। तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से 6385 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी है बजाज फिनसर्व फ्यूचर्स में 6630 के एक फाइनल टारगेट के लिए। बजाज फिनसर्व मैं पहले से बोल रहा था किरण जी, देखो कोई न कोई पकड़ लेगा, देख लो आपके हाथ से निकल गया है। एनीवे, लेकिन आपने बजाज फाइनेंस तो लिया ही है, देख लो मतलब वो लूट मची है। जो पहले बोल दे वो ठीक है, स्टॉक तो तेज दौड़ लगाने को तैयार हैं ही। आइए, आशु सर कुछ कहना चाहते थे। जी आशु सर। अनिल जी, मैं कहना भी चाह रहा हूँ और साथ में कॉल भी दे देता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं राकेश जी का बैंक गेस करने की कोशिश कर रहा था। तो अनिल जी वो अगर मतलब एक तो मुझे कॉल ही देनी है, उनमें शायद वो हो सकता है, नहीं तो दूसरा होगा। तो अनिल जी, एक तो SBI है। SBI अनिल जी अभी तुरंत प्रभाव से लेना है, 202 रुपए का भाव है। अनिल जी कई बार 200 का ब्रेकआउट हुआ, सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, सब लोग ले लेते हैं और उसके बाद वो हर बार धोखा देता है। मेरे ख्याल 8, 10, 12, 15 बार ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन एक्सपायरी के पास जिस तरह से अनिल जी पिछले 2-3 दिनों का जो इसका पैटर्न बना है और आज ही 201-2 रुपए क्रॉस करके खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है अनिल जी अब वो जो 210-15 रुपए 20 रुपए वाली चाल है वो इसमें बन सकती है। तो अनिल जी, राकेश जी का या तो स्टेट बैंक है या DCB बैंक है, इन दोनों में से शायद एक बैंक हो जो मुझे अब मेरा गेस्टिमेट है। अब बाकी वो बताएंगे 3 बजे। ओके, नजर रखिए SBI, यहाँ पर आप अच्छी तेजी अब बनते हुए देखते हैं 200 के ऊपर अब स्टॉक फाइनली आपको होल्ड करते हुए दिखाता है कि नहीं। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले देखिए एक बार जिस तरह से एक्शन भरपूर हो रहा है इस समय मार्केट्स में। डाउ फ्यूचर्स दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है और भारतीय बाजार भी देखिए अब 11,500 के जस्ट करीब पहुंचते हुए निफ्टी है। तो इस समय देखते हैं कि उन लेवल्स के ऊपर फाइनली हम जाएंगे कि नहीं। कैश स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। एक स्टॉक ऐसा है आपके पास नेस्को, जहां पर हम आज शानदार तेजी देख रहे हैं। क्या है तेजी के ट्रिगर्स, चलिए जानते हैं मानसी के साथ। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु। देखिए, कारोबार विस्तार की ओर कंपनी अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अच्छे नतीजों के दम पर भी यहाँ पर कारोबार में काफी हद तक इजाफा होता हुआ दिखा है। ताजा खबर यह है कि कारोबार विस्तार के लिए कंपनी 2000 करोड़ के निवेश की योजना बना रही है। 5 से 7 साल में कारोबार में बड़े विस्तार पर कंपनी का फोकस है। खासतौर से इनका हॉस्पिटैलिटी और साथ ही IT सेगमेंट जो है उसके विस्तार पर कंपनी का फोकस है। कंपनी का नए एग्जीबिशन सेंटर्स को भी जोड़ने पर का लक्ष्य है आने वाले दिनों में, और सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस से कारोबार को काफी हद तक फायदा हो रहा है। साथ ही आपको एक ये भी बता दें कि बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर जो है इसे कोविड केयर सेंटर बनाया गया है इन दिनों। तो इसी के चलते हमने देखा कि पिछले दिनों जब नतीजे आए तो कुछ हद तक वहां से आय का हिस्सा कम आता दिखा, लेकिन अगर उसे छोड़ दे तो नतीजे शानदार रहे। चुनौतीपूर्ण माहौल में भी Q1 FY21 में कंपनी ने मजबूत नतीजे पेश किए हैं। अच्छे नतीजों से हमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो IT पार्क सेगमेंट से आता दिखा है, क्योंकि IT पार्क सेगमेंट की आय 88% बढ़कर 65 करोड़ पर जा पहुंची है। वहीं नेस्को रियल्टी और इन्वेस्टमेंट के अच्छे प्रदर्शन का भी काफी हद तक कंपनी के कारोबार को फायदा मिला है। अन्य खर्चों में कमी से मार्जिन सुधरते जरूर दिखे और आने वाले दिनों में भी कंपनी के मैनेजमेंट का ये भरोसा है कि सुधार जो है वो बिल्कुल जारी रहेगा। इसी के चलते हमने देखा आज दिन भर स्टॉक में अच्छा एक्शन देखने को मिला और 1 महीने के ट्रेंड को देखें तो ये स्टॉक करीब 20% तक की बढ़त दिखा चुका है। नेस्को पर नजर रखिए। और पिछले हफ्ते 17 अगस्त को हमने इस स्टॉक को कवर भी किया था। वरिंदर बंसल के साथ रिजल्ट एक्सरे में इस स्टॉक के बारे में चर्चा भी की गई थी। अच्छी तेजी इसमें बनती हुई दिखी है। सुमित जी, नेस्को का चार्ट देखकर बताइए, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? ऑलरेडी अच्छी तेजी आ गई पर यहाँ से भी अप मूव आ सकता है। और तो स्टॉक के अंदर आज 200 डे में लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स भी अच्छा देखने को मिल रहा है और सबसे बढ़िया बात है पिछले 7 दिनों में नेस्को में लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। और जो 200 DMA के ऊपर का आज अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाता है यानी 550-560 के ऊपर, तो वो और भी पॉजिटिव संकेत होगा स्टॉक के लिए। और फिर ऊपर में 8 से 10% का अपसाइड मूव आप मान के चले कि देखने को मिलेगा। तो नेस्को में एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रख के चले
और फ्रेश खरीदारी के बिल्कुल मौके हैं, जिसमें 540 545 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा और 600 प्लस के टारगेट जल्दी ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेस्ले पर नेस्को पर नज़र रखिए। शानदार मूव यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छा मूव है, और बंसल जी इस स्टॉक के बारे में आपने भी पहले बात करी थी, ई क्लर्क्स। यहाँ पर नज़र डालिए, 8% की आज तेज़ी है। कोई ट्रिगर दिख रहा है यहाँ से और तेज़ी बन सकती है स्टॉक में? देखिए रिवांशु, पहले तो इसके लिए अनिल जी का धन्यवाद है। इस स्टॉक को हमने 715 के अराउंड रिकमेंड किया था, और जैसे ही अनिल जी को मैसेज किया था कि एक स्पेशल पिक है, तो उस दिन बिना किसी डिले के तुरंत ये स्टॉक लिया गया था। तो जिन्होंने लिया हुआ है दीपांशु, होल्ड करें। आज गैप अप ओपनिंग हुई है, तो नई खरीदारी की राय इन स्तरों पे नहीं है, बट करेक्शन पे स्टॉक 740 के अराउंड आता है, तो वहां पे खरीदना चाहिए। जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें। टेक्निकली 850 तक ये स्टॉक जाने का दमखम रखता है। आज तक जाने की तैयारी है, अभी भी होल्ड करें। लेकिन एक स्टॉक न रुकेगा, न थमेगा, न टूटेगा, वो है सुमित जी का सुपरहिट बिगुल के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है 484, 484 ये भाव चल रहा है अभी। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसेक, जिसका सिंबल है ISEC। ये स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। 9 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों के हाई टूटे हैं। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड टूट के स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सारे संकेत पॉजिटिव है। और दूसरी एक अच्छी बात, स्टॉक का नीचे में 450 460 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेवल्स है। तो ये स्टॉक इस हफ्ते में या 2 से 3 दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें 500 505 के होंगे पहले टारगेट, और वो लेवल्स ब्रेक होने पे 525 रुपए तक का अपसाइड मूव आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 466 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 505 से लेके 525 रुपए तक का मूव 2 से 4 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है कैश मार्केट का स्टॉक जो आता हुआ रडार पर इस वक्त आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये है राय खरीदारी करने की इस वक्त सुमित जी की तरफ से। आइए, तैयार हो रहे हैं हमारे साथ नितिन जी भी, और लेते हैं अब वक्त है नितिन जी का निशाना देखने का। आइए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर। देखिए जी, ओवरऑल डेटा काफी पॉजिटिव है। लास्ट थर्सडे को भी हम लोगों ने कॉल रिकमेंड की थी, मैंने 11,300 की। उसके बाद फ्राइडे को आपको एक 150 पॉइंट की स्प्रेड दी थी, यानी 11,400 की कॉल लेकर के 11,550 की बेची थी 150 पॉइंट, क्योंकि बहुत बुलिश डेटा लग रहा था, इसलिए 150 पॉइंट का वाइड गैप रखा था। उसमें अभी प्रॉफिट है, उसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मार्केट 11,600 की तरफ इस शॉर्ट कवरिंग में और इस एक्सपायरी में जाएगी, और अगर 11,600 चली जाती है तो जो स्प्रेड आपने 150 पॉइंट की 60 रुपीज में बनाई है, वो कम से कम 120-130 की हो सकती है। तो यानी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी भी हमें प्रॉफिट आ रहा है 30-35 पॉइंट का, बट उसको होल्ड करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर नया स्प्रेड बनाना है या नया ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे 11,500 और 11,600 की बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। यानी हम 11,500 की कॉल ले लेंगे, जिसका रेट अभी 11,500 का कॉल का 67 रुपीज है, और उस प्रीमियम को हेज करने के लिए 11,600 की हम इक्वल क्वांटिटी में बेच देंगे, 25 रुपए की है। तो इस प्रोसेस में 40 रुपया 42 रुपए का प्रीमियम लग रहा है, 42 रुपीज का प्रीमियम लग रहा है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख लेंगे, और मुझे लग रहा है 11,600 की तरफ निफ्टी जाए बढ़ के आपको 80-85 रुपए की हो सकती है इस एक्सपायरी में। तो हम 20 रुपए का स्प्रेड रखेंगे, स्प्रेड वैल्यू का, और 75 के आसपास का टारगेट रखेंगे, या 11,600 के आसपास निफ्टी आएगी तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय। निफ्टी पर 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, और 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीद के 11,600 का कॉल ऑप्शन बेचिए। टोटल आएगी 40-42 रुपए कॉस्ट, 20 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट नितिन जी क्या बताया इसका? जो डिफरेंस वैल्यू अभी फ्यू है, इस डिफरेंस वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 75-80 हो जानी चाहिए। या इसको सिंपल टारगेट ऐसे समझते हैं जी कि 11,600 के आसपास जब भी निफ्टी आ जाए तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर मुझे इसमें 20 रुपया पर लॉट का नुकसान होने लग जाए, यानी 75 इंटू 20 रुपीज 1,500 रुपया पर लॉट का नुकसान होने लग जाए तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, या फिर 11,600 के आसपास आएगी तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा।
ओके 11,600 के आसपास आएगी तो प्रॉफिट बुक किया जाएगा। ये है आपके लिए एकदम राय साफ है। निफ्टी पर स्प्रेड बनाकर तेजी करें। नितिन जी के स्प्रेड कमाल करते हुए दिख रहे हैं और आगे भी कमाल करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी निशाना अचूक लगाने के। सॉरी शुक्रिया के पहले और भी कुछ है या खाली एक निफ्टी पर ही है? बैंक निफ्टी अनिल जी, बैंक निफ्टी की भी ऑलरेडी नया स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में एट द मनी अप्रोक्सीमेटली अब यहाँ पे वैसे तो थोड़ी इन द मनी स्प्रेड करेंगे हम, और हम 22,700 की कॉल ऑप्शन ले करके और ऊपर में हम 23,000 की कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। यानी ये प्रोसेस में 170 रुपए का प्रीमियम लग रहा है। 22,700 की लेकर के 23,000 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे 1:1। 170 रुपए का प्रीमियम कॉस्ट है और इसमें 120 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यानी 50 रुपए का मेरा रिस्क लेना है इनटू लॉट साइज। 25 का लॉट साइज है तो आपको 1000-1200 का रिस्क रखना है केवल। और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 23,200 की तरफ जा सकती है, क्योंकि शॉर्ट मार्केट बहुत ज्यादा है और लास्ट 3-4 दिनों में बड़ी बाइंग मुझे दिखी है, कम से कम 17-18 लाख निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में कम से कम 5 लाख बैंक निफ्टी की बाइंग हुई है लास्ट 2-3 दिनों में। तो मैं समझ रहा हूँ बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी जिसमें बैंक निफ्टी 23,200-300 तक जा सकती है। तो ये जो स्प्रेड है जिसकी वैल्यू अभी 170 है, ये स्प्रेड वैल्यू बढ़ के 280-290 ऐसे हो सकती है इस एक्सपायरी में। तो ये जो स्प्रेड है बैंक निफ्टी की 22,700 लेकर के और 23,000 बेच सकते हैं। ये बुल कॉल स्प्रेड ये बैंक निफ्टी में भी क्रिएट की जा सकती है। ओके तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। साथ में आपके लिए कॉल ऑप्शन 22,700 का खरीद कर 23,000 के बेचने की राय। एक लॉट खरीदे, एक लॉट बेचे, ये है राय नितिन जी की तरफ से। विश्वेश जी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ और वो देंगे आपको बेहतरीन BTST स्ट्रेटेजी। लेकिन उससे पहले बसिन साहब है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर और वक्त है बसिन साहब की बेहतरीन पिक्स लेने का। तो आइए पहले बिगुल के साथ चलते हैं बसिन साहब के पास। स्वागत है सर आपका। बताएं सर, अपडेट कोई देना चाहें पहले तो अपडेट, उसके बाद आपकी फ्रेश कॉल सर। सर अपडेट ये है 43 रुपीज पे आपको एक्सिस बैंक दिया था, 51 हो गया, प्रॉफिट बुक कर लिया इंट्राडे। और IDFC फर्स्ट आपको 31, 31.5 और 33 हो गया, उसमें भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, जो अभी आपको आधे घंटे पहले दिया था। वंडरफुल। अब 2 बाय कॉल है सर। बहुत ही जबरदस्त। सबसे मेरा मनपसंद स्टेट बैंक 202 रुपए का भाव है, 198 का स्टॉप लॉस, 212 का टारगेट। और TCS 2248 से 52 तक लीजिए, 2224 का स्टॉप लॉस, 2300 का टारगेट। ओके तो 2 दिग्गज खरीदने की राय है, SBI और TCS। SBI खरीदे 202 के आसपास, 202, 198, 198 का स्टॉप लॉस, 212 का टारगेट। और TCS खरीदिए 2248, 2252, 2248, 2252 इस रेंज में लीजिए। 2224, 2224 ये स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 2300 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है आपको खरीदारी। ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए दोनों ही बाय कॉल्स बसिन साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर 2 बेहतरीन BTST पिक्स के लिए, और कल सुबह होगी आपसे फिर मुलाकात। इस बीच विश्वेश है हमारे साथ तैयार स्पेशल बिगुल के साथ। विश्वेश देना चाहते हैं कुछ अपनी विशेष पिक। बिगुल विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी बताएं सर, क्या करने का इरादा है? अनिल जी देखिए, फ्राइडे के सत्र में हमने HDFC बैंक पे बाय दिया था और बैंक निफ्टी पे बाय दिया था, और मैंने कहा था कि 400 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। तो वहां से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूव आ गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है समवेयर 23,000 के क्लोजर में बहुत ही रीसेंट अगर आप देखते हो तो 2 मेजर रेजिस्टेंस है 23,100 के आसपास। तो यहाँ से मुझे फ्रेश लॉन्ग के लिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं समझ में आ रहा है। और थर्सडे को एक्सपायरी, और मैं एक चीज समझता हूँ कि आपने पूरी एक्सपायरी 22,500 के आसपास निकाली है और आप अभी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहे हो, और 23,000, 23,200 के जो स्पाइक है वहाँ पे OI बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं अगर राइटर हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है, मेरी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो पूरी एक्सपायरी 22,500 रही है, तो मुझे लगता है राइटर विल ट्राई इट्स बेस्ट टू डिफेंस दिस स्टैंड ऑफ नॉट बैंक निफ्टी क्रॉसिंग अबाउट 23,000। इनफैक्ट 2 बार पिछला अगर आप डेटा देखो तो वहां से शार्पर करेक्शन भी आता है। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लॉन्ग की साइड फेवरेबल नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मैं जितनी भी लॉन्ग पोजीशन है बुक करना चाहता हूँ। इनफैक्ट हमने ग्राफिक दिया था या पेडीलाइट दिया था, ये सब कुछ मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं रहना चाहिए, रिस्क ज्यादा है।
ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है शॉर्ट करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में मैंने फ्राइडे को बाय दिया था, अब मैं बैंक निफ्टी पे यहाँ शॉर्ट करने की सलाह दे रहा हूँ विथ व्यू कि यहाँ से 50-100 पॉइंट शायद ऊपर और जा सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो करना ही होगा बैंक निफ्टी का 22,500 का 27 अगस्त का पुट ऑप्शन खरीदना होगा जो 110 के आसपास चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी का एक और डेटा शेयर करता हूँ। बैंक निफ्टी का पीसीआर जो है उसकी रेंज है सर 0.5 और 1.2, और इस वक्त बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवरबॉट कैटेगरी में है। तो निफ्टी का पीसीआर 1.7 तक जाता है, जबकि बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.2 के ऊपर नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ओवरबॉट है, एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म है। एसबीआई एक्सपायरी में 200 के ऊपर ना टिके, बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर ना टिके, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पुट के लिए फेवरेबल 110 के आसपास 22,500 का पुट ऑप्शन खरीदिए। मुझे लगता है कि वहां पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे 50 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये मेरा एंटिसिपेशन है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस पुट ऑप्शन को बाय करते हो तो यहाँ पे 200 और 300 ऐसे दो टारगेट हो सकते हैं बैंक निफ्टी के 22,500 के पुट ऑप्शन में। अगर गलत चला गया तो 25 मल्टीप्लाई 50 कोई बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन अगर सही चला गया तो रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी वेरी फेवरेबल टू टेक अ कॉन्ट्रेरियन बेट। और ऑन दी अदर हैंड निफ्टी में भी एक पैटर्न बन रहा है जिसको राइजिंग वेज बोलते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस रहने की सलाह होगी। ओके, चलिए थोड़ी सावधानी, आपके जैसे सावधानी करने वाले और सावधान रहने वाले और सावधान कर लेने वाले वैसे लोगों को भी जरूरत है। एक बार आपको विश्वेश जी आपसे जरा लाइन पे रहिए, एक बार जरा सपोर्ट दिला दूं आशु सर से। आशु सर क्या कहना है, फाइनली बैंक निफ्टी पर पुट कॉल खरीदने की राय आई, मतलब पुट ऑप्शन खरीदने की राय यानी कि मंदी की तरफ, थोड़ी करेक्शन की तरफ, विश्वेश जी को सपोर्ट करेंगे आप इस वक्त? अनिल जी, मैंने तो फ्राइडे को भी सपोर्ट किया था और एक बियर स्प्रेड दिया था, और वो सपोर्ट अनिल जी सिर्फ जो भी आपने पहले भी पूछा था कि आवाज़ तेजी में ढीली क्यों है, क्योंकि अनिल जी ये लेवल ऐसा है कि यहाँ से मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है। लेकिन अनिल जी जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है या जो लास्ट लेग ऑफ रैली होती है, ये इतनी टेम्पटिंग होती है और आपको मतलब इतना ल्यूर करती है कि आप वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अनिल जी इसलिए लॉन्ग शॉट जरूर मिक्स रखना चाहिए। और अगर आप जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स को अभी भी मैनेज कर रहे हैं और अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स देखें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इतनी आसानी से ऊपर बिकता नहीं है। तो अनिल जी इसीलिए थोड़ा सा लेवल का डर तो जरूर है। तो मैं काफ़ी हद तक विश्वेश के साथ हूँ, इसलिए बहुत सिलेक्ट बाइंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और मतलब एट द सेम टाइम अनिल जी मंदी भी कम दिखती है, लेकिन मतलब मुझे लगता है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, मतलब बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो अभी भी मतलब इस एक्सपायरी में नीचे की तरफ कई स्टॉक्स हैं जो आखिरी 2 दिन 3 के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर में ओवरबॉट हैं कई फंसे हुए हैं। अब वो क्या चीज़ लेके जाएगी अनिल जी, वो क्लियर कट नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक एट द सेम टाइम ऐसे टॉप पे खड़े हैं, लगता है कि यहाँ से भी ऊपर चले जाएंगे, जैसे मारुति हो गया, जुबिलेंट फूड देखा किस तरह के मतलब न्यू हाइस बना रहे हैं। तो अनिल जी बहुत ही थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप ऑफ मार्केट है, बट यस अनिल जी पुट्स ऐसे लेवल पे हाथ पे जरूर होने दीजिए, कभी ना कभी जैकपॉट जरूर मारेगी ये पुट। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त बैंक निफ्टी पर आपके लिए। विश्वेश जी आपके लिए सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है थोड़ा। अच्छा विश्वेश जी, खाली स्टॉक की सॉरी बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है या और कुछ भी, स्टॉक्स वगैरह भी है कुछ? ओके, चलिए विश्वेश जी से संपर्क टूट गया, तो फाइनली एक कॉल यहाँ पर शॉर्ट की तरफ आता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए मैं आपको कह भी रहा था कि भाई अपना अपना स्टॉप लॉस या अपनी प्रॉफिट बुकिंग आप करते चले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें। और इस बीच एक बेहतरीन और स्पेशल बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल पिक ऑफ द डे, जो आमतौर पर नेक्स्ट डे आती है। नेक्स्ट डे का काम एक दिन पहले करने वाले कुणाल जी और राकेश जी, पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, मैं और राकेश जी सवेरे से लेकर शाम तक केवल चार्ट्स देखते हैं और कभी कभी अनिल जी चार्ट्स कुछ हमें कहने लगते हैं। तो आज एक चार्ट ऐसा है अनिल जी पिक ऑफ द डे में जो कुछ कह रहा है कि इसमें कुछ बड़ा होने जा रहा है। सोता हुआ शेयर है अनिल जी, मौजूदा स्तरों पर हमारी बाय की राय है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को इन स्तरों पर खरीदें, ये चार्ट कुछ कह रहा है। इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना दिख रही है। ओवर टू राकेश जी।
अनिल जी काफी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है। जो अशोक लीलैंड 49 के स्तरों पे था वो सेम बैंक ऑफ बड़ौदा 48 रुपए के स्तरों पर है। नीचे में एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है 45 रुपीज 46 रुपीज, काफी बड़ा बेस है। और ये स्टॉक 54 रुपीज यहाँ पर पहला टारगेट है, मिस नहीं करना चाहिए। 54 रुपए पहला टारगेट, 60 रुपए दूसरा टारगेट है, 45 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना है और सितंबर सीरीज में खरीदें। थोड़ा सा समय लेगा बट जब चलेगा तो काफी तेजी से भागेगा। ओके, चलेगा तो तेजी से भागेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी के। ये चार्ट कुछ कह रहा है, ये लाइन बैंक ऑफ बड़ौदा की नहीं है, ये लाइन एशियन पेंट्स की है। हर रंग कुछ कहता है। वहां से कुणाल जी और राकेश जी ने इंस्पायर होके, देखिए इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, नकल करना अच्छी बात नहीं। कुणाल जी आपको तो पता ही होगा, राकेश जी आपको तो पता ही होगा, आप तो बचपन से स्कूल और क्लास में, नहीं आप दोनों में से स्कॉलर कौन? कुणाल जी आप स्कॉलर रहे हुए ना, पढ़ाई में होशियार कौन थे? अरे जी ठीक ठाक था पढ़ाई में अनिल जी। ओके, नकल की या करवाई आपने? अनिल जी देखिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण, अनिल जी ना नकल की ना करवाई। अनिल जी कभी भी देखिए बहुत सख्ती से मैं नकल होने नहीं देता था, तो प्रयास बहुत हुए अनिल जी, लेकिन सारे अगर आप इतने एक मिनट आप इतने सीधे साधे होते तो बंसल जी के इतने अच्छे दोस्त बनते नहीं। वही दोस्तों में गुण तो तभी मिलते हैं जब कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बंसल जी बचपन में कभी नकल की भी नहीं, करवाई भी नहीं? बंसल जी से पूछता हूँ, बंसल जी कभी नहीं की? नहीं अनिल जी नकल नहीं कभी करी, बट अनिल जी नकल करवाई जरूर है मैंने, मतलब कि ऐसा नहीं है। और मेरा अनिल जी कोई दामन ऐसा साफ नहीं है। आई डू एवरीथिंग अंडर सन। कुणाल जी ने जैसा बोला कि सुबह से शाम तक चार्ट देखते हैं, अनिल जी माना लॉकडाउन है बट मैं शाम को बाहर निकलता हूँ, इधर उधर भी देखता हूँ अनिल जी। हाँ देख, ये बंसल जी की बंसल जी का दिल सबसे साफ है। हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उसमें से सबसे ज्यादा साफ दिल बंसल जी है, जो है मुंह पे बोल देते, छुपाते नहीं है। तो चलिए आपके कुछ ना कुछ तो गुण अंदर अंदर मिलते होंगे, पता नहीं अब कितने कहाँ कैसे मिलते हैं, तभी जाके ये सारा काम हुआ है। इतने जी कुणाल जी। अनिल जी एक छोटा सा सवाल है, देखिए आपने इतना गहरा सवाल कर लिया, तो एक सवाल अनिल जी आपके लिए मेरे पास है, जब आपके पास टाइम हो तो प्लीज पूछने का मौका दीजिएगा। अभी तुरंत इसी वक्त, उसके बाद तो सेठी जी आ जाएंगे, जल्दी से पूछो। अनिल जी अच्छा, आज सवेरे अनिल जी आपने HDFC लाइफ की जब चर्चा हो रही थी तब आपने कहा कि आपने उनका एग्जाम भी दिया था और आप उनके एजेंट भी बने थे। तो अनिल जी मेरा सवाल तब भी मन में ये आ रहा था कि अनिल जी क्या आपने बीमा बेचा भी है? किसी को बीमा बेच पाया अनिल जी कि सिर्फ एग्जाम दिया था आपने? हाँ 100%। मैं पहले जॉब में था उस वक्त, 2001-2 की बात है। मैं जॉब में था और वहाँ पे हमने वो कॉर्पोरेट मेंबरशिप ली थी। तो जो उस कंपनी में डायरेक्टर होता था ना, उसको एग्जाम पास करना जरूरी होता था, की मैनेजमेंट पर्सन जो होते हैं उनको। तो उस चक्कर में मैंने वो एग्जाम दिया, वो और 100 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, तो ट्रेनिंग में जाता बड़ा मजा आया। वो बहुत जोरदार टाइम था। और उसी चक्कर में मेरा इंश्योरेंस मजबूत हो गया। इस चक्कर में मुझे इंश्योरेंस की थोड़ी जानकारी होगी तो वो अच्छा हो गया काम। तो बिल्कुल पक्का किया और इंश्योरेंस बेचा भी है, मतलब ईमानदारी से चिपकाया भी था बहुत लोगों को, ऐसा नहीं है। मतलब वैसे इंश्योरेंस तो कोई खरीदता है नहीं, बेचना ही पड़ता है, ये तो सबको पता है, आसानी से कोई लेता नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा है ना, टेलीकॉलर्स के बाद अगर कोई लोग है ना किसी का फ़ोन अवॉइड करते तो वो इंश्योरेंस एजेंट्स का। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। इसलिए नहीं कि मैंने इंश्योरेंस एजेंसी का मैंने कोर्स किया, लेकिन एक्चुअली इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, आपकी मर्जी आए जिससे लें। जरूरी नहीं कि जो फ़ोन करा आप उसी से लें, लेकिन फ़ोन तो लें और इंश्योरेंस भी लें, जिससे लेना हो उससे लें। हम तो एक ही आदमी से लेते हैं सबसे बेहतरीन पिक्स, और वो है सेठी साहब। शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए दमदार सेठी साहब, जाने माने पूरी दुनिया में। आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। जी सेठी साहब बताएं सर, आज कौन सा हीरा ढूंढ कर लाए हैं आप? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बहुत ही शानदार स्टॉक है। आज जो स्टॉक मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ, एक ल्यूब्रिकेंट स्पेस की कंपनी है। कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट। ये एक हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है जिसमें प्रोमोटर्स की करीबन 72% की हिस्सेदारी है। FIIs और DIIs मिलकर 20% हिस्सेदारी इस कंपनी में रखते हैं। कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग ल्यूब्रिकेंट कंपनी है भारत की, और इन्होंने एक बैटरी सेगमेंट में भी कारोबार शुरू किया जो कि अभी नेसेंट स्टेज में, और वहां पे भी अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रही है। कंपनी
ऑटो सेक्टर, एग्री सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर तीनों को कैटर करती है। अच्छे वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, अराउंड 20 के मल्टीपल पे, और इसके जो फंडामेंटल बहुत ही सॉलिड है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है करीबन 17% के, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 26% के, डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही एक रीजनेबल 0.46 का है, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट में अगर ग्रोथ देखेंगे तो 23% की दर से प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुई है। इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 750 का टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 700 रुपए का। 700 रुपये पे स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट, 710 वाला शेयर तेज दौड़ लगाता हुआ 730। और एक चीज और बता दूं, सेठी साहब के स्टॉक टारगेट पर रुकते नहीं, टारगेट को छप्पर फाड़ के उसके आगे जाकर कहीं मतलब दूर 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 पहुंच जाते हैं। ये है सेठी साहब के दमदार स्टॉक। और 750 तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। सेठी साहब थोड़ा अगर किसी को पोजिशनली इन्वेस्ट करना हो उनके लिए क्या टारगेट रखना चाहेंगे? मुझे लगता है अनिल जी ये ग्रेजुअली बिल्कुल 900 रुपए तक के लेवल्स दिखाएगा। और जब अभी बात हो रही है टारगेट की, तो अगर आपको अनिल जी याद हो तो आज सुबह भी मैंने चर्चा करी थी विनती ऑर्गेनिक्स की, जो कि मैंने पिछले सोमवार को 1000 के लेवल पर रिकमेंड करा था। मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट था 1250 का, और स्टॉक ने आज 1197 के हाई टच करे हैं। और वैसे ही पिछले ही सोमवार को मैंने सुब्रोस ऑटो करके एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी का जिक्र किया था, रेकमेंड किया था 210 के लेवल पे। उसमें भी आज करीबन 10-11% ऊपर है और 260 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक। एब्सोल्युटली। एक स्टॉक और है सेठी साहब जिस पे आपसे राय लेना चाहता हूँ, वो भी आज का स्टार परफॉर्मर। वैसे तो आज सारे केमिकल स्टॉक बड़े तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन एक्सेल इंडस्ट्रीज 11% ऊपर है, 925। ये भी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, और इसके लिए चार्ट्स भी तैयार रखिए कुणाल जी, आपके पास भी मुझे आना है, क्योंकि आपने भी इसे कई बार शायद आपके पोर्टफोलियो में भी है, मुझे ये सही से याद है। तो पहले एक्सेल इंडस्ट्रीज पर सेठी साहब अपनी राय दें। ये स्टॉक भी आपका बड़ा तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल अनिल जी, ये भी स्टॉक मैंने इसी सेगमेंट में कुछ दिन पहले रेकमेंड करा था, वहां से जबरदस्त चाल पकड़ी है। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है। अभी एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट मैंने रिकमेंड करा है और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। और मुझे लगता है ये स्टॉक आज तो अच्छा कर ही रहा है, हालांकि थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए इतने बढ़ने के बाद, बट जिसने लिया हुआ बिल्कुल होल्ड करे, और बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा गिरावट का इंतजार करके इसमें खरीदारी की जा सकती है। कुणाल जी 1200 की तरफ जाने को तैयार है? 1200 कितना ऊपर दिख रहा है एक्सेल इंडस्ट्रीज? अनिल जी देखिए, एक इमीडिएट हर्डल 1000 रुपए के आसपास है, तो 1000 रुपए तक तो अनिल जी देखिए कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। ब्रेकआउट चार्ट पर आया है और 2-4 सत्र पहले इसमें एक एग्जॉशन गैप पूरा हुआ था, और उसके बाद स्टॉक ने तेज दौड़ लगाई है। तो मुझे लगता है कि 1000 रुपए के लेवल्स इस पे एक्सपेक्ट करने चाहिए। हाँ, 1000 पर अनिल जी काफी संघर्ष होगा, और अगर 1000 का लेवल ये पार कर गया तो फिर 1200-1300 के लेवल्स भी आएंगे, लेकिन 1000 इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। और 1000 का इमीडिएट टारगेट रखें और चलें। और इस बीच जीएनएफसी, सेठी साहब जीएनएफसी भी 210-11 का आज हाई बनाया है। ये भी आज का स्टॉक था आपका एसपीएल मिड कैप में, ये भी टारगेट हासिल कर चुका है, राइट? इसके टारगेट भी मेरे ख्याल से हासिल हो गए, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आज मैंने एसपीएल मिड कैप में ये स्टॉक नहीं दिया था, बट मैंने 3 बजे वाले शो में ही 165 के आसपास इस स्टॉक को रिकमेंड करा हुआ है कुछ दिन पहले, और स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी है। मेरे तो टारगेट शॉर्ट टर्म के छोटे टारगेट थे, वो तो कब के अचीव हो गए, बट स्टॉक में बिल्कुल तेजी है। और ये मुझे लगता है ये भी स्टॉक जिस तरह का एग्री सेक्टर पे फोकस है बाजार का भी, और सभी स्टॉक इस सेक्टर से अच्छा कर रहे हैं, ये भी 250 की ओर बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है थोड़े ही दिनों में इसमें भी 250 तक के लेवल्स आ जाएंगे। नहीं, जीएनएफसी आपने नहीं, आज राजेश जी ने दिया था, आपके सहयोगी, आपके साथ वाले जो थे राजेश जी, उन्होंने 200 रुपए में दिया था। 250 का टारगेट उनका लॉन्ग टर्म वाला था, तो ये टारगेट भी हासिल होता हुआ दिखा। सेठी साहब एक चीज बताओ, आप छोटे छोटे टारगेट क्यों लेते हैं? आपको तुरंत आ जाते हैं, थोड़े लंबे दो ना। नहीं बिल्कुल अनिल जी, लेकिन क्या है, ये जो पिक्स होती है ये शॉर्ट टर्म की पिक्स होती है, तो इसमें चूंकि अभी तो बाजार में एक बहुत ही जबरदस्त दौड़ चल रहा है, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बड़ी दौड़, अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स वैसे छोटे नहीं है, 5-7%, 10%। अगर 2 दिन में टारगेट्स अचीव होते हैं तो डेफिनेटली वो भी बड़े ही मानने चाहिए, बट चूंकि बाजार अभी एक अच्छे मोमेंटम में है तो वो टारगेट जल्दी अचीव हो जाते हैं। बट 5-7%, 10% के टारगेट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए जीएनएफसी में खरीदारी करने की राय जो आई, वो मजबूत 210-11 के टारगेट। आज ही 5% बढ़ा है राजेश जी की राय के बाद। शुक्रिया सेठी साहब आपका वक्त निकालने के लिए। बस 3:05 पर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3:10 पर
जय ठक्कर और जो देंगे आपको एक्सपायरी का ऑप्शन भी। सुब्रोज आज भी 15% मजबूत है। माय गॉड। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ये एक और स्टॉक है जो बड़ा तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। जरा सुमित जी इसके चार्ट्स पढ़कर बताइए अब और कितनी तेजी बाकी बची है इसमें स्टरलाइट टेक। अनिल जी पिछले हफ्ते ये स्टॉक के अंदर बाय का व्यू दिया था और वहां से ये वन वे अपसाइड मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट जिस लेवल्स पे हमने दिया था वो 130 के लेवल थे और अभी 170 आ चुका है। स्टॉक के अंदर अभी और भी तेजी देखने को मिलेगी। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो चुके हैं। इनफैक्ट 22 अक्टूबर 2019 के लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, यानी अक्टूबर 2019 के लेवल्स भी स्टॉक के अंदर टूट चुके हैं। स्टॉक यहां से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए जिसमें 180 का होगा इमीडिएट टारगेट और वो लेवल्स टूटने पे 200 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो पोजीशंस होल्ड करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 160 161 के आसपास का लगा सकते हैं। ओके ये है आपके लिए राय जहाँ तक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का सवाल है। इसके साथ यूनिवर्सल केबल्स यहाँ पर भी नजर रखें, वहाँ पर भी आपने बेहतरीन तेजी होती हुई देखी है। आज सुबह चेतन भूटानी ने एक्सक्लूसिव खबर दी थी और जिन जिन स्टॉक्स के बारे में हमने आपको फोकस कराया था सभी स्टॉक्स में आपने बढ़िया मूव आते हुए देखी है। बाजार ऑलमोस्ट 6 महीने की ऊंचाई के करीब आपको निफ्टी इस समय आते हुए दिख रहा है, पर जिस तरह से निफ्टी में एक्शन रहा है और अब चेंजेस भी होने वाले हैं, क्या वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव होती हुई दिख रही हैं और जिस तरह से नई कंपनी जो जुड़ रही हैं क्या उससे वैल्यूएशंस और एक्सपेंसिव हो जाएंगी इंडेक्स की? इस पर कुछ रिसर्च करी है हमारी रिसर्च टीम ने, तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से आपको निफ्टी को देखना चाहिए, वैल्यूएशंस को देखना चाहिए और जो निफ्टी के चेंजेस हो रहे हैं उससे क्या बदलाव हो सकते हैं। देवांशी अशर ने पूरे रिसर्च कंबाइन करी है। बताइए देवांशी क्या निकल कर आ रहा है इस रिसर्च से? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी के वैल्यूएशंस, आप थोड़े दिन पहले ही बात कर रहे थे और सारे जो दिग्गज थे उनसे पूछ भी रहे थे कि क्या आपको निफ्टी के वैल्यूएशंस इन लेवल्स पर हाई लग रहे हैं। तो सभी का यही मानना था कि निफ्टी के वैल्यूएशंस तो हाई हैं लेकिन इसके बावजूद निफ्टी में अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी और जैसे कि हम देख रहे हैं। अब इसकी वजह क्या थी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फिलहाल अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स को देखेंगे वेटेज वाइज तो जो टॉप 10 कंपनीज हैं या टॉप 15 कंपनीज हैं जिनका जो बहुत ज्यादा वेटेज है निफ्टी में, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने हायर पी या हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हुए दिख रही हैं। अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कॉन्ग्लोमरेट है जो कि अब टेलीकॉम भी है, साथ ही आप देखिए ऑयल एंड गैस का भी यहाँ पे इनको वैल्यूएशंस मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के पीई से तो आप देखेंगे कि हायर पीई पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप बैंक्स देखेंगे जैसे कि HDFC है, साथ ही आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में काफी हायर पीई पे फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ही एक नाम TCS भी है। अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री पीई है वो करीब 23 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता है यूजुअली, लेकिन अगर आप TCS देखेंगे तो 26-27 के पीई पर ट्रेड करता हुआ दिखता है हमेशा। और हमेशा जिस तरह से अर्निंग्स भी आते हैं, अच्छी फंडामेंटल कंपनीज हैं, तो ये सारी कंपनीज को अच्छे वैल्यूएशंस हमेशा से मिलते हैं। तो आपको अगर आप बाजार के हिसाब से देखेंगे निफ्टी आपको हमेशा एक्सपेंसिव लगेगा। तो ये टॉप 10 या टॉप 15 कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ। अब निफ्टी के वैल्यूएशंस आगे भी महंगे होते हुए दिखेंगे, ये सभी कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 25 सितंबर से निफ्टी में 2 कंपनीज में बदलाव होते हुए दिखेंगे जिसमें डीवीज लैब और साथ ही इंश्योरेंस की एक कंपनी जुड़ने वाली है। तो आप देखिए इनका वेटेज ज्यादा नहीं है लेकिन इसके बावजूद जिस वैल्यूएशंस पर ये दोनों कंपनीज ट्रेड कर रही है डीवीज लैब और SBI लाइफ, वो काफी ऊंचे हैं। अगर आप इंडस्ट्री वैल्यूएशंस देखेंगे डीवीज लैब की तो करीब 36-37 के लेवल्स के आसपास है, लेकिन डीवीज लैब के अगर आप वैल्यूएशन देखें ट्रेलिंग पी की मैं बात कर रही हूँ वो करीब 54-55 के लेवल्स के आसपास यूजुअली ट्रेड करता है। तो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है जो अब निफ्टी में शामिल होती हुई दिखेगी। तो इसके चलते आपको निफ्टी के जो कंबाइंड वैल्यूएशंस हैं वो भी एक्सपेंसिव दिखेंगे। और इसके अलावा SBI लाइफ, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखिए जो इंडस्ट्री पीई है वो करीब 70 के लेवल्स के आसपास है। वहीं अगर आप SBI लाइफ देखें तो 60-61 के पीई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हायर वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करती है। तो आपको हमेशा से आप देखिए निफ्टी एक्सपेंसिव ही लगेगी। अगर आप 10 ईयर एवरेज की बात करें तो करीब 23 के लेवल्स के आसपास थी और यही जो लेवल्स थे इसके नीचे 23 मार्च के आसपास ट्रेड करते हुए दिखते थे, जहां हमने देखा था कि निफ्टी जो है वो काफी करेक्ट होती हुई दिखी है। लेकिन फिर उस लेवल से अगर आप अब तक देखें तो इसके जो वैल्यूएशन है निफ्टी के वो काफी एक्सपेंसिव होते हुए दिख रहे हैं। और 20 साल के अगर औसत की बात करूं तो करीब 20 के लेवल्स के आसपास है, उससे भी निफ्टी काफी हायर लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दीपांशु कुल मिला के आप निफ्टी में ग्रोथ देखेंगे लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस को देखेंगे तो थोड़े मिसलीड होते हुए दिखेंगे और आगे चल के जो निफ्टी के वैल्यूएशंस हैं
और भी एक्सपेंसिव होते हुए दिखेंगे जैसे जैसे नई कंपनीज इसमें शामिल होते हुए दिखेंगी। अब लोगों को लगेगा भाई कि निफ्टी में वैल्यूएशन महंगे हो रहे हैं, निफ्टी करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ये मार्केट ऐसा ही है, जैसा हम सोचे, जैसा आप चाहें वैसा कर दे तो फिर मार्केट का मजा ही क्या। मार्केट अगर हमारे इशारों पे चले तो फिर बात ही क्या। हमें मार्केट के इशारों पर चल रहा है ना कि मार्केट हमारे इशारों पर चलेगा, ये बात ध्यान में रखें। कब महंगा होगा कब सस्ता होगा समझ के बाहर की चीज़ है। अब जो हाई मल्टीपल वाली कंपनियाँ आ रही, जो हाई वैल्यूएशन वाली कंपनियाँ आ रही है, वो निफ्टी के वैल्यूएशन को और महंगा करेगी। ये थी बेहतरीन रिसर्च। अब आई एम श्योर कि आज जिस तरह का मार्केट का मूड माहौल है, किसी ने ढंग से सुना भी नहीं होगा। महंगा वैल्यूएशन किसको सुनना है, सबको अभी अच्छा तेजी वाला सुनना है। तो चलिए सुनिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। आइए सुपर हिट सुमित के तैयार है बिगुल के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का आइडिया आया है और बहुत दिनों के बाद मैं ये स्टॉक पे बाय दे रहा हूँ। स्टॉक है 9 रुपए के पास। जी हाँ, स्टॉक का नाम है आइडिया। पिछले 6 दिनों के छोटे फॉल के बाद आज पहला दिन है जब पिछले 6 दिन के हाई को ब्रेक कर रहा है। 9 रुपए के पास आइडिया ट्रेड कर रहा है और ये आइडिया के अंदर वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है, 50 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम है और स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। और सबसे बढ़िया बात, पिछले 5 से 6 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। जिस तरह से ये प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ मूवमेंट देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया के अंदर, ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। और ऊपर में मेरे को लग रहा है 10 रुपए का हर्डल क्रॉस करते ही 12 रुपए तक का मूव इस बार ये स्टॉक दिखाना चाहिए। आइडिया के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा है, 8 रुपए 40 पैसे 8 रुपए 50 पैसे के आसपास इसका सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस लगाएं। और ये पिछले 5 दिनों के अंदर 6 दिनों के अंदर ये लोस टूटे नहीं है और ये बॉलिंगर बैंड के मिडल बैंड का लो है, तो यहां से आइडिया के अंदर खरीदारी करें। 8 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, ऊपर में 10 रुपया और 12 रुपया, ये 2 लेवल्स इस हफ्ते के अंदर देखने को मिलने चाहिए। ओके, आशु जी खरीदोगे आइडिया आप? अनिल जी देखिए, ओवरबॉट है, सस्ता स्टॉक है, सबने भरा हुआ है, बहुत ज्यादा मूव नहीं लगती है। लेकिन एट द सेम टाइम अनिल जी 8 और 9 रुपए के बीच में बहुत पेशेंस टेस्टिंग की है। मुझे लगता है वीकर हैंड्स ने काटा भी होगा, लेकिन सस्ता स्टॉक है, लोग कहते हैं कि पड़ा रहे, तो मुझे तो वो लगता है। और अनिल जी अभी मतलब आइडिया के चलते मैं देख रहा था कि भारती ने एक बहुत ही बड़ा एक रिवर्सल दिया है नीचे के लो से 510-15 से 530 तक। तो मैं तो अनिल जी 2 स्टॉक के लिए विश कर रहा हूँ, एक तो भारती के लिए के ऊपर आना चाहिए, और दूसरा अनिल जी मुझे एक आपसे हेल्प चाहिए कि वो जो गणपति वाले आपने मतलब बापा वाला विगन वाला किया था अनिल जी, वो 885 रुपए का ब्रेक इवन है औरो फार्मा का, और अनिल जी वो बैन में चल रहा है। उसने ना 940 की कॉल को हमारे को 920 900 कहीं पे आने दिया, कोई रिपेयर नहीं करने दिया। तो कृपया करके प्लीज अनिल जी मेरी तरफ से प्रे कर दीजिए कि 885 के ऊपर औरो बंद हो, ताकि उस ट्रेड में हमारे को लॉस ना हो किसी भी व्यूअर को और किसी क्लाइंट को। कितना 885 के ऊपर चाहिए? ओके, हाँ जी, और अभी चल रहा है 865। ओके, प्रार्थना करेंगे सर, जरूर करेंगे, बिल्कुल की जाएगी। और यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, बैन में आने की वजह से स्टॉक की सही प्राइस डिस्कवरी हो नहीं पाती है। अब आखिरी हफ्ते में स्टॉक्स लोगों को फोर्सफुली वो करना पड़ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन छोड़नी पड़ती है, अगले महीने के लिए रोल ओवर कर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल वाला मामला हो रहा है। अब मेरे ख्याल से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट खोल देने का वक्त आ रहा है। आइए, वक्त आ गया है कैश का ऑप्शन। जय ठक्कर तैयार है हमारे साथ बिगुल। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, पहले तो एक अपडेट दे देता हूँ छोटा सा कि हमने जो निफ्टी पे 11,450 का कॉल दिया था, बैंक निफ्टी का आपके साथ ही साथ 22,600 का सारे टारगेट्स आज हासिल हो चुके हैं। वहाँ पे किसी प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। इनफैक्ट टाटा केमिकल जो हमने 330 का कॉल ऑप्शन अनिल जी दिया था 4.5-5 रुपए के आसपास 10 रुपए के टारगेट के लिए, वो 9 रुपए 10 पैसे का हाई लगा चुका है, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी है, तो वो भी हो चुका है। अब मैं दे रहा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का इनफैक्ट बाय रिकमेंडेशन जी हम देंगे 22,800 का एट द मनी कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी का आज का जो ब्रेकआउट है वो तो उससे हमें और भी बढ़त देखने मिलनी चाहिए। निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,100 से लेकर 23,250 आई मीन ये लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिलने चाहिए जी एक्सपायरी में कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर हम 22,800 का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जो अभी 260 रुपए के आसपास मिल रहा है,
140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन खरीदेंगे 22,800 का। और जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,100 से 23,250 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो इसका एक मिनिमम अगर हमारा अनिल जी आएगा 370 का, दूसरा टारगेट करीब करीब 410 का आता है, 370 एंड 410, ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का 22,800 का कॉल खरीदे, स्टॉप लॉस रहेगा 140 का। और इसी के साथ ही साथ अनिल जी मेरा एक जैकपॉट कॉल भी है, और वो बैंक के स्टॉक में कॉल ऑप्शन है। अच्छा एक बार जय जरा ये 22,800 का कॉल ऑप्शन 220 कितने में लेना है? 260 में मिल रहा है अनिल जी, 260 में, 140 का स्टॉप लॉस, 260, 370 एंड 410, ये दो टारगेट। अच्छा पहले एक और चीज जरा, सुबह मैंने जो आपकी निशुल्क सेवाएं ली थी जिसके लिए मैंने आपको कुछ भी पैसे वैसे नहीं दिए, वो मैं जनरली किसी को देता भी नहीं वैसे तो, लेकिन आपको मैं दिल से धन्यवाद दे दूं। जो बैंक निफ्टी में मैंने आपसे 22,600 का कॉल ऑप्शन मैंने पूछा था भाई कि क्या टारगेट रखने चाहिए, 375, 325 और 360, ये दो टारगेट आपने दिए थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपके हासिल हो गए सर, बधाइयाँ। थैंक यू अनिल जी, आपके हासिल हो गए, हमने तो केवल आपको सपोर्ट किया था अनिल जी। नहीं बिल्कुल धन्यवाद। आइए जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी इंडसइंड बैंक में मुझे तेजी लग रहा है, आज एक क्लियर रिवर्सल ये स्टॉक में आया है, तो इंडसइंड बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। इसका हम खरीदेंगे अनिल जी 530 का कॉल ऑप्शन, इसका भाव करीब करीब अभी चल रहा है 11 रुपए 50 पैसे के आसपास, ये हम खरीदेंगे। इसमें स्टॉप लॉस अनिल जी हम रखेंगे 6 रुपए का एग्जैक्ट, तो लगभग अगर आप देखो तो आधा एक स्टॉप लॉस होता है, 11.5-12 के रेंज में अगर कोई खरीदता है तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अनिल जी इसमें जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है वो है 22 रुपए का, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 27.40 का। 22 रुपए और 27.40 ये दो टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक का 530 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। इसमें अनिल जी मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट आया है लगभग, अगर हम देखें तो 4 अगस्त के बाद का जो कंसोलिडेशन था, वॉल्यूम में भी अगर आप देखें तो इतने दिन का वॉल्यूम रोज डिटीरियरेट हो रहा था, आज वो वॉल्यूम में से एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा था, और साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी एक फ्रेश बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। काफी ओवरसोल्ड हो चुका है ये स्टॉक और काफी इसमें कंसोलिडेशन हो चुका है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर में लगभग 570 तक का मूव दिखा सकता है इंडिया में। 570 तक अगर जाता है तो ये 530 का कॉल ऑप्शन अगर ये 4 दिन में चलेगा, नेक्स्ट 3 दिन में इनका कहूँगा, तो ये कॉल का इंटरेस्टिंग वैल्यू लगभग 40 रुपये हो जाएगा जी। और हमारा तो पहला टारगेट 25 का है और दूसरा टारगेट 27-40 का है, तो आई थिंक वो इजी ऐसी हो जाना चाहिए। अगर ये 570 तक का मूव इंडसइंड बैंक में आता है, 6 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा है, किरण जी, राकेश जी, कुणाल जी, जय और साथ ही आशु सर ने भी इसको सपोर्ट किया है, तो नजर रखिए इंडसइंड बैंक पर। आइए आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के, जल्दी से जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज की। अनिल जी शानदार एक्शन है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का भी सवाल है सर, लगभग 250 अंक ऊपर इस समय आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे, दिन के हाई के करीब। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% आगे हैं सर, 2 से अब 2.5% की तेजी यूरोप के बाजारों में है, तो वहां पर फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है। और भारतीय बाजारों में भी बढ़िया एक्शन है, निफ्टी तो इस समय लगभग 6 महीने की ऊंचाई पर है। बताइए सर क्या करना चाहिए, कोई नई पोजीशन बना के जानी चाहिए कल के लिए? पहली बात तो ये थी डीप की जो तेजी की पोजीशन है वो आप रख सकते हैं। वैसे तो मैंने 22,900 पर आपको बैंक निफ्टी पर बोल ही दिया था कि डन फॉर द डे, और फ्रेश तेजी निफ्टी में 11,500 पार होने की बात करेंगे तो 11,460 के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपका 11,375 स्टॉप लॉस है कल के लिए, ठीक है। आप ये कर सकते हैं 11,500 का एक कॉल ऑप्शन इस वक्त 11,450 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और आप 11,500 का एक कॉल ऑप्शन खरीदें और सामने 11,600 का एक कॉल ऑप्शन बेच दें। ये आप एक काम कर सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी इस वक्त 22,800 चल रहा है, यहाँ पर आप 22,800 का एक कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, और चाहें तो 23,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच दें, या चाहें 23,200 का अपने अपने प्रॉफिट टेकिंग के कैपेसिटी के हिसाब से। जिनको रिस्क थोड़ी ज़्यादा रखनी है वो 23,200 का बेचे, नहीं तो 23,000 का एक कॉल ऑप्शन बेचकर आप यहाँ पर एक ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 22,800 का खरीद कर 23,000 का बेचने का, ये आप कर सकते हैं।
तेजी की पोजीशन में आपने अगर प्रॉफिट बुक किया है, समझिए आपने 22,900 पर किया है, तो वापस अब 22,750 अगर आज ही आ जाता है अगले 10 मिनट में, तो वहाँ पर फिर से एंट्री कर लीजिए। निफ्टी अगर 11,425-30 आ जाता है तो वहाँ पर एंट्री कर लीजिए। वापस से एंट्री के लेवल्स आ रहे हैं, थोड़ा नीचे आएगा तो वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब वैसे तो क्या है, डाउ फ्यूचर्स आपके इस वक्त दिख रहे हैं 200 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर, तो अमेरिका में दमदार सेशन की उम्मीद है। अब गलती से कोई सेशन ऊपर नीचे हो गया कभी, यू नेवर नो, उसका तो पता नहीं। अभी तक तो जो संकेत हैं वो अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी हेजिंग करके चलें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हाईएस्ट लेवल पर खरीद रहे हैं और बड़े अहम लेवल पर खरीद रहे हैं, जो 23,000 निफ्टी बैंक निफ्टी का है, 11,500 निफ्टी का है। तो इस लिहाज से आप हेजिंग करके ज़रूर चलें। और वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम कम है, और आप ऊपर का कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो आपकी हेजिंग हो जाएगी, तो लॉस कम रहेगा अगर गलती से ट्रेड उल्टा भी पड़ा। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उतना ही खरीद कर जाएं जितना आपके रिस्क लेने की ताकत है, क्योंकि आप हाईएस्ट लेवल पर खरीद रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी है। और उसके बाद आप ट्रेड लें, लेकिन ट्रेड तो तेजी का ही बनता है, मंदी का ट्रेड तो इस वक्त बनता नहीं है। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर आप 11,500 का एक कॉल 11,600 का बेच सकते हैं, 22,800 का एक कॉल बैंक निफ्टी का 23,000 का बेच सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी दीप जी। ओके, तो ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी। स्प्रेड बना के जाइए। अभी भी मार्केट्स में तेज़ी है, पर थोड़ा हेज करना ज़रूर है। और अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो जैसे कि अनिल जी ने कहा 11,375 के करीब आप निफ्टी पर उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन भी कर सकते हैं इस समय। कुछ और स्टॉक्स के बारे में जल्दी से चर्चा कर सकते हैं इससे पहले कि बाजार की क्लोजिंग हो। पर उससे पहले जो ये बैंक निफ्टी पर एक सुपरहिट कॉल दिया था अनिल जी ने, उसका रिकैप ले लेते हैं। आपको सही लेवल्स पर एंट्री दी गई थी और देखिए सारे टारगेट्स वहां पर आपको आते अचीव होते हुए देखें। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर क्या सलाह थी। खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में 22,650, 22,700, 22,750, ये 3 टारगेट, और एक्सपायरी तक के टारगेट 22,900, 23,000 के निकल कर आ रहे हैं। जो डे ट्रेडर्स हैं वो 22,400 पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी पर बाय कॉल दिया मुझे याद है, और बैंक निफ्टी पर हमारा बाय कॉल जो आया था 22,560 से 22,575 की रेंज में हमने बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पर बाय कॉल दिया था। मैंने कहा 22,900, 23,000 इस एक्सपायरी के पहले देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी आज के आज आ जाएंगे। 22,750, 800 तक की मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है आज ही आ जाए जोश में, लेकिन 22,900 भी लगभग हासिल हुआ। 22,890 ऑल टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव। 23,000 का एक फॉर्मेलिटी के लिए है, वो भी आ जाएगा। तो ये तरह बैंक निफ्टी की शानदार स्ट्रैटेजी, और जिन लेवल्स पर आपको एंट्री कराएगी वहां से देखिए सारे टारगेट्स आपको हिट होते हुए दिखे हैं। पर क्लोजिंग से पहले जल्दी से जान लेते हैं कि वायदा कारोबार में कौन से स्टॉक्स बैन लिस्ट में आ सकते हैं, कौन से बाहर जा सकते हैं बैन से बेनिफिट के लिए। आशीष हमारे साथ बताने के लिए तैयार हैं। आशीष, सबसे पहले तो बताइए कौन से स्टॉक्स बैन से बाहर जा सकते हैं आज। बिल्कुल दीपांशु, 9 स्टॉक बैन में थे, उनमें से सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है औरबिंदो फार्मा, जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर 79% हो गई है। 80% से कम होती है तो स्टॉक बैन से बाहर आता है, तो औरबिंदो फार्मा यहां पर पूरी उम्मीद है कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। लेकिन 10 स्टॉक ऐसे हैं दीपांशु जहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95% के ऊपर है, यानी यहाँ पर जो संभावना पूरी नजर आती है बैन में आने की। एक एक करके मैं आपको नाम बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया, वेदांता, जिंदल स्टील एंड पावर, अपोलो टायर्स, जीएमआर इंफ्रा, सेल, अशोक लेलैंड, डीएलएफ, इंडसइंड बैंक और आखिर में टाटा मोटर्स। ये 10 स्टॉक है जिनकी एंट्री होगी, और सिर्फ एक औरबिंदो फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो बैन से बाहर आएगा। तो आशीष, अगर डेटा ऐसा ही मेंटेन रहा तो कल सुबह आप कह रहे हैं 18 स्टॉक्स बैन में हो सकते हैं। बिल्कुल दीपांशु, बिल्कुल। अनिल जी, कैसे देखें इसको? 18 स्टॉक्स बैन में हो सकते हैं कल के लिए, इतना नंबर कभी देखा है? ना, ये तो तब जब है ना बहुत बड़ी लंबी वो 350 शेयरों की एफएनओ की लिस्ट होती है, तब भी नहीं होते थे। अभी थोड़े दिन बाद है ना आशीष से हम ये बोलेंगे, आशीष उन शेयरों की लिस्ट बनाओ जो बैन में नहीं है, बाकी हम सबको बैन में मान के चलेंगे। वैसे ही करना पड़ेगा। 18 शेयर बैन में, माय गुडनेस, गजब है, वाह। अब तो याद रखने की हम कोशिश भी नहीं करते, जाने दो। मतलब अब तो क्या करेंगे, ऐसा याद भी नहीं होता है, छोड़ दीजिए। ओके, ठीक है। तो 18 शेयर बैन में रहने वाले हैं, कुछ नहीं कर सकते।
आशीष का काम तो बढ़ गया है। चलिए शुक्रिया आशीष, ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए जो बैन में आ रहा है। अच्छा, एक और स्टॉक है जीएनएफसी, जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। 217 ये हाई मार चुका है इस वक्त, और राजेश जी की तरफ से मैसेज भी आया है कि जिन लोगों ने डे ट्रेड के लिहाज से, माई गॉड 222 13% ऊपर है, क्या बात है। आज राजेश जी का लॉन्ग टर्म पिक शॉर्ट टर्म पिक हो गया। एक और स्टॉक लाइए, फाइन ऑर्गेनिक। सिद्धार्थ सेदानी साहब ने हमारे चैनल पे यहाँ पर रिकमेंड किया था, और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाला शेयर उनका कि ये फाइन फंडामेंटल वाला शेयर है फाइन ऑर्गेनिक्स। 20% का ऊपरी सर्किट मारता हुआ, तो फाइन ऑर्गेनिक्स भी जबरदस्त कमाल करता हुआ दिख रहा है। तो दीप, एक के बाद एक स्टॉक जो है एक्सपर्ट्स के पैनल ने हमारे यहाँ जो सुझाए वो जबरदस्त कमाल करते हुए दिख रहे हैं। तो सिद्धार्थ जी का ये स्टॉक भी कमाल करता हुआ दिखा है। और दीपक नाइट्रेट देखिए 740 का हाई बना चुका है। फाइन ऑर्गेनिक 2050 में रिकमेंड किया था एसपीएल मिड कैप स्टॉक में, अभी पिछले महीने जुलाई में 2800 रुपये। माई गॉड, क्या स्टॉक है। तो ये है कमाल। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, शानदार ट्रेडिंग एक्शन आपने आज देखा है सर। इन लेवल्स पर अगर क्लोजिंग हुई तो 27 फरवरी के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग जी आशु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी आशु सर। अनिल जी, अनिल जी एग्जैक्टली मैं ये पॉइंट जो भी बोल रहे थे कि जितने शेयर ये जा रहे हैं, जितने स्टॉक जा रहे हैं, अनिल जी ये इन्वेस्टर या ट्रेडर के इंटरेस्ट में नहीं है, उनके हित में नहीं है, सबका डैमेज होता है, कोई हेल्प नहीं होती है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, अभी एक आज सुबह डीएलएफ ने 167 का भाव बनाया, और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ये बैन में जाने की न्यूज जो डेटा आ गया था उसके चलते हमने डीएलएफ में करेक्शन देखी। लेकिन अनिल जी मुझे लगता है कि आपसे जो मैंने विनती की, अभी प्रार्थना की, वो शायद आधी सुन ली गई है। और अभी आशीष ने जैसे ही ऑरो फार्मा का नाम लिया कि वो बैन से शायद बाहर आ रहा है, तो 865 वाला 875 आ गया है, और थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो जल्दी 885 क्रॉस करेगा। तो आशीष ने एक हमारी कॉल को डैमेज किया और एक में हेल्प भी किया है। बिल्कुल, तन और मन से हम आपके साथ हैं। धन आप अपना स्वयं लगाएं या खुद अरेंजमेंट करें, जहां से भी आपको लाकर लगाना है। धन का सहयोग हमसे उम्मीद न रखें, तन और मन से हम आपके साथ हैं। भावनाएं हमारी आपके साथ है आशु जी, और बोल तो हम रहे हैं तो तन से भी बोल रहे हैं, बाकी तो आप स्वयं समझदार हैं। घंटी बज चुकी है और औरोबिंदो फार्मा बेंच से बाहर आ गया, तो 885 के ऊपर क्लोज भी इस सीरीज की हो जाएगी। चिंता न करें, सही मन से अगर प्रार्थना की जाए तो वो ऊपर वाला मंजूर करता है, कबूल करता है, तो हो जाएगी सर, हो जाएगा, चिंता न करें। लेकिन इसका क्या करें, ये जो बेन की लिस्ट लंबी होती दिख रही है, अब ये तो भाई हम कई बार बोल चुके हैं, अब एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर को सुनना चाहिए। अब इस पर रिव्यू करने का वक्त आ गया। एक्सट्रीम मंदी के वक्त हमने ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 50% की थी, अब एक्सट्रीम तेजी में आ गए, वहाँ से बिल्कुल उलट। कैसे चलेगा सर, कैसे चलेगा? बदलने की ज़रूरत है ये। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होता है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, देखा जाएगा। आइए अब आज जो प्रोविजनल क्लोजिंग हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 22,811 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, 11,473 पर निफ्टी बंद हुआ है, और 38,800 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। 500 अंक ऊपर बैंक निफ्टी, 100 अंक ऊपर निफ्टी, और 365 अंक ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है। मैं फाइनल क्लोजिंग का इंतजार कर रहा हूँ, तब तक आपके लिए एक शाम का बड़ा खास शो और देखना बहुत ज़रूरी है। शाम 6 बजे आज जो शो है वो ये एग्ज़ाम्स पर हैं। नीट और जेईई की परीक्षाएं अगले महीने होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षाओं को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इस पे झगड़ा, वाद विवाद ये सब अभी भी चल रहा है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कोरोना काल में परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। अब राजनीति शुरू हो गई है, विपक्ष के कई नेता छात्रों के साथ हैं। तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि अगर पेपर नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट सुसाइड कर सकते हैं। आप लोगों का 1 साल क्यों टाल रहे हो? कुछ लोग पेपर टालने की मांग कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 1 साल बर्बाद क्यों कर रहे हो। अब दोनों तरफ है, एक तरफ बच्चों की जान की फिक्र है, एक साल खराब होने का भी डर है। तो क्या नीट जेईई का पेपर कुछ वक्त तक टाल देना चाहिए? पेपर टालने से नुकसान किस तरह का होने की संभावना है? पूरी समस्या का हल क्या है? कोरोना काल में जान की सुरक्षा के साथ क्या इम्तिहान करवाए जा सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान। अलख आलोक श्रीवास्तव वकील है सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने परीक्षा स्थगित कराने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट माने नहीं। आर श्रीनिवासन को फाउंडर करियर लॉन्च एजुकेशन लिमिटेड के, और डॉक्टर मनोज कुमार कंसल्टेंट है मैक्स हेल्थ केयर के, जो आज सारी बातों को आसान भाषा में समझाएंगे। शाम 6 बजे जरूर देखिएगा। जान भी इम्तिहान भी, ये हमारा खास शो। आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो इस्तेमाल करें
आपकी खबर, आपका फायदा। आप अपने विचार हमें ज़रूर लिखकर भेजें। हमने एक दर्शकों को पोल भी करवाया, आपके सामने पोल भी है। हमने ये पूछा कि क्या नीट जेईई की परीक्षा स्थगित होनी चाहिए। आप हाँ या ना में अपने जवाब दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर जाइए, चाहे तो हमारे ट्विटर हैंडल @ZEBusiness या हमारे फेसबुक पेज पर चले जाएं। आप इस सवाल का जवाब दें और आपका जो भी पोल का डिसीजन होगा वो हम शो के दौरान कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आइए इसी पर एक पोल करवा लूँ। बंसल जी, अगर आपको एग्ज़ाम देना होता, समझिए आप नीट या जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते, तो आप क्या कहते हैं, एग्ज़ाम लिया जाए या ना लिया जाए? देखिए अनिल जी, अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो डेफिनेटली अनिल जी बोलता कि एग्जाम लिया जाए। वही लोग बोल रहे हैं जिन्होंने तैयारी करी है। बट मेरी समझ से अनिल जी बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होने चाहिए। और ये जो एक और चीज चल रही है उस पर भी आपको पोल कराना चाहिए कि 9, 10, 11, 12 की क्लासेस खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि नो एग्जाम नो स्कूल टिल 0 केस कोविड का, या तो कोविड गायब हो जाए या 0 केस स्टेट में रिपोर्ट हो। जब तक ऐसा नहीं होता है तो ना कोई एग्जाम होना चाहिए ना स्कूल खोलने चाहिए अनिल जी। नहीं तो आप तो कह रहे हो कि नीट जेईई के एग्जाम होने चाहिए। नहीं अनिल जी, आपने पूछा अगर मैं एग्जाम पढ़ रहा होता। अनिल जी पढ़ने वाला बच्चा तो ये चाहता है कि पढ़ाई से छुटकारा मिले, एग्जाम दे दिया जाए। बट अनिल जी जान है तो जहान है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो उस चीज को मद्देनजर अनिल जी रखते हुए बोल रहा हूं मैं। नहीं अनिल जी आपने बहुत पर्सनली ले लिया बंसल जी। मैंने तो ऐसे ही बोला था कि अगर आपने पढ़ाई की, आपने तो मान लिया कि आपने पढ़ाई की होती है। ऐसे थोड़ी कोई पढ़ाई करता है। जब तक एग्जाम की डेट ना आ जाए तब तक ऐसे कौन पढ़ता है। एग्जाम की डेट के आने के पहले आशु सर कोई ऐसे पढ़ता है एग्जाम की डेट आने के पहले, और वो स्पेशली वो भी बंसल जी जैसे? नहीं अनिल जी, ये बंसल जी ने ना वर्ड मतलब स्लिप ऑफ टंग हुई है। कह रहे हैं जो पढ़ने वाला बच्चा है वो नहीं चाहेगा कि एग्जाम हो। अनिल जी ना पढ़ने वाला बच्चा नहीं चाहेगा कि एग्जाम हो, पढ़ने वाला तो जरूर चाहेगा एग्जाम हो। और अनिल जी ठीक ठाक हो, क्योंकि अनिल जी ये तो वही क्रिकेट वाली बात होगी कि कोई भी मैच है ना वो नॉर्मल मैच से खेलना चाहता है, डकवर्थ लुईस से नहीं जीतना चाहता। डकवर्थ लुईस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो चीज आपके कंट्रोल में है वो पढ़ाई है। तो अनिल जी जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो कह रहा है कि चाहे स्कूल खुले ना खुले उसने तो पढ़ना है, वो एग्जाम होने चाहिए। बट स्कूल अनिल जी वैसे रेगुलर नहीं खुलने चाहिए। इस चीज में मैं बंसल जी के बिल्कुल साथ हूं, क्योंकि उसमें एक हेल्थ और उस चीज का रिस्क है और वो रिस्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और आज की डेट में अनिल जी आप जानते हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, मतलब 90% पढ़ाई वो घर पे ट्यूशन सेल्फ स्टडी और वो सब करते हैं। तो स्कूल का तो इतना बड़ा कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है स्कूल ना जाना। बट एग्जाम अनिल जी होने चाहिए, क्योंकि उसमें साल खराब होने का चांस है। अनिल जी ये बहुत ही डिफिकल्ट ईयर है फॉर पीपल जिनका फर्स्ट ईयर था उनका क्या है, जिनका लास्ट ईयर था उनका क्या है, और जिनकी ग्रेजुएशन हुई है मतलब इंटरनेशनली भी। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस उभर के आए हैं इस साल के अंदर, और पता नहीं अनिल जी कैसे पैन आउट होंगे। बट आई थिंक टाइम कुछ तो खराब होगा ही लोगों का। बिल्कुल, अरे साल खराब हो जाए चलेगा, जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और आप और हम पता नहीं कितने कोरोना के वक्त में एहतियात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर का, मास्क का। तो बच्चों से क्या उम्मीद की जाए, तो बच्चों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन एक है ना इस लॉकडाउन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है कुणाल जी, वो पता चली कि वाकई में हमें बहुत गलतफहमी कि हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया जाता है और बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा लगता नहीं कि मतलब है ना वो अब जो ऑनलाइन और डिजिटल क्लासेस शुरू हुई है उससे पता चल जाता है कि स्कूल में चलता क्या है। आपको भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कुणाल जी के? हमें लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं जो करना चाहिए उन्हें एक्चुअली। नहीं अनिल जी वाकई में अनिल जी देखिए, मैं ये आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि देखिए एक तो जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है इसमें बच्चों को जो पूरा पढ़ाया जा रहा है उसका 40-50% भी समझ नहीं आता है। बाकी बच्चे जो है अपना वेबकैम बंद कर देते हैं और उसके बाद शायद ही कोई ध्यान देता है। तो अनिल जी जो ये इसमें डिलीवरी बहुत कम हो रही है, तो इस पर जरूर किसी को ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस पर एक शो भी आप लोगों ने किया था। एब्सोल्युटली। तो चलिए आज का शो भी इसी चीज़ पर है, नीट और जेईई के एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं, और हो तो किस तरह से हो। शाम को 6 बजे जरूर देखेगा और इस पोल में भी आप अपना भाग लें, हिस्सा लें। आपकी राय भी उतनी ही अहमियत रखती है कि क्या ये परीक्षाएं स्थगित की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर हमने ये रखा है शो, आप ज़रूर अपनी
आप राय हमारे साथ शेयर करें। ओके, आइए इस बीच फाइनल क्लोजिंग आ गई, मैं आपके सामने रख दूं। निफ्टी बंद हुआ है 11,466 पर 94 अंकों की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 533 अंक पर 22,833 पर, और सेंसेक्स बंद हुआ है 364 अंक मजबूत 38,799 के फेयर में, यानी कि 38,800। विदा लेने का वक्त है। आशु सर, सचिन जी, सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी आपका भी, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर से होगी मुलाकात। बाय द वे, आप लोगों को बता दूं कि इस बार मैं भी कुणाल जी और राकेश जी से इंस्पायर होकर काफ़ी काम बहुत जल्दी से कर रहा हूं, और शुक्रवार की जो आपकी मस्ती की पाठशाला का आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार रहता है, उसका टॉपिक फाइनल हो चुका है। उसका टॉपिक अभी से फाइनल हो चुका है। आप सोचिए, ऐसा तगड़ा टॉपिक हाथ में आया, तभी तो मंडे को ही फाइनल कर लिया, मंडे सुबह सुबह। तो इस टॉपिक का खुलासा होगा, इंतज़ार करिए, देखते रहिए जी बिजनेस। जैसे कि राकेश जी कहते हैं, जुड़े रहिए, चिपके रहिए जी बिजनेस के साथ, खुलासा होगा, जल्दी होगा, बिल्कुल। चलिए आज के लिए मुझे, दीप और हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।